हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो दो चैप्टर्स हम लोगों को आज लेने में कोशिश करूंगी कि क्योंकि ये चैप्टर्स जो हैं ये काफी बड़े हैं। ठीक है। तो हम ये काम कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी में आप लोगों को रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा। और अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है इन केस, तो आप लोग डाउट सेशन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है। तो अभी हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग एक नोटबुक में लिख लो और फिर मुझसे यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशन। ओके। सो लेट्स स्टार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन, स्पाइनल कोड, इनके बारे में हम लोग ये चीज इसमें पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हमारे बॉडी के जो भी एक्टिविटीज हैं वो कंट्रोल की जाती हैं। तो अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं, हाइड्रा में हम लोगों को दिख रहा है नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा। ठीक है। हाइड्रा में कैसा होता है, ये नर्व का ऐसा जाल नुमा स्ट्रक्चर होता है, नेट की तरह। एंड ये इसका फाइलम नाइडेरिया है, इसमें डिफ्यूज हम इसको बोलेंगे। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से जाल की, जैसे जैसे मछली पकड़ने का जाल होता है। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, फैला हुआ है, डिफ्यूज है। इसमें सेंसरी सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स जो हैं वो पूरी बॉडी में इस तरह से थ्रू आउट बॉडी फैले हुए रहते हैं। तो एक नर्व का नेट आप लोगों को नजर आ रहा है हाइड्रा के स्ट्रक्चर में। देन जो साइनेप्सेस है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, नर्व नेट से इंटरकनेक्टेड रहे। साइनेप्सेस क्या होते हैं वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। साइनेप्सेस जो होंगे वो इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये डायग्राम में फास्ट जल्दी में बना रही हूँ। इसमें डेंड्राइट्स वगैरह, ये सारा का सारा न्यूरॉन का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो ठीक है, एक्सोन होते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी मैं आपको बता रही हूँ साइनेप्स क्या है। तो साइनेप्सेस जो है वो इंटरकनेक्टेड रहेंगे। दैट मीन्स जब सिग्नल्स जंप करके जाता है तो वो बीच में थोड़ा सा एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में थोड़ा गैप है। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर इसके पास में भी ऐसा ही एक डेंड्राइट वाला स्ट्रक्चर रहेगा, जो गैप रहेगा उसको हमने बोला है साइनेप्स। नेक्स्ट जो दो नर्व के नेट है वो दोनों ही मीजोग्लिया है। ठीक है, दो होते हैं नर्व के नेट और वो दोनों ही मीजोग्लिया होते हैं। एंड देन हम लोग बात करेंगे कि एक जो नर्व नेट है वो एपिडर्मिस से कनेक्टेड रहेगा और दूसरा वाला गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रो मतलब जो उसका स्टमक वगैरह है, एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं उसमें देखो फुल्ली फंक्शनिंग नहीं बोलते गैस्ट्रो, इसका मतलब lining, ठीक है। सेंसरी सेल्स जो है पूरी बॉडी वॉल में, टेंटिकल्स में पूरे फैले रहते हैं। उसमें कोई सेंस ऑर्गन नहीं है, कोई सेंस मोटर नर्व्स नहीं होती है वेल डेवलप, जैसे कि हमको मिलती है। और इम्पल्स जो होती है उसको पोलरिटी या डायरेक्शन, पोलरिटी मतलब प्लस और माइनस। तो जो सिग्नल जाता है वो जाता है हमारा प्लस। ठीक है। तो जो प्लस माइनस यही क्या होती है, पोलरिटी शो कर। तो पोलरिटी जब शो करेगी दैट मीन्स व्हाट कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब दो पोल हैं, साउथ नॉर्थ, वैसे ही प्लस माइनस दो पोल होते हैं। यहाँ पे प्लस चार्ज, दूसरे पोल पे अल्टीमेटली माइनस चार्ज आ जाता है। तो अगर हम लोग नर्व्स की बात करते हैं, तो अगर नर्व्स में ऊपर की तरफ प्लस चार्ज इस तरह से है जो कि आयन की वजह से होता है, तो अंदर की तरफ होगा माइनस चार्ज। ठीक है। फिर जैसे इम्पल्स जाएंगी तो ये प्लस थ्रू आउट, अगर मान लो प्लस है और अंदर माइनस है, तो फिर जब इम्पल्स जाएंगे तो ऊपर माइनस आ जाएगा, तो ये शिफ्ट होता जाएगा। वो चीज डिटेल में, तो इनका इसलिए पोलरिटी नहीं है, डायरेक्शन भी इनमें नहीं होता है जिस डायरेक्शन में कि भाई इसी डायरेक्शन इम्पल्स जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं था। एक्टिवेशन जो एक पॉइंट से एक्टिवेशन होता है, इम्पल्स पूरे, क्योंकि नर्व की नेट लाइक स्ट्रक्चर है तो पूरे में एकदम से इम्पल्स ऐसे स्प्रेड हो जाती है। इसीलिए हमने बोला इसको डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा में क्या होता है, टीनोफोरा या फिर हमारे जो गट वॉल है उसमें क्या होता है, डिफ्यूज टाइप का ही नर्व सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब नर्वस सिस्टम प्लेनेरिया में कैसा होता है, प्लेनेरिया में वर्म्स इनको बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम होता है इनमें। ये पहले प्रिमिटिव एनिमल होते हैं जिनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है।
ठीक है, जो कि वेंट्रल साइड में होगा। वेंट्रल एंड डॉर्सल साइड बता देती हूँ। ये वाली जो साइड है हमारी स्टमक वाली साइड, वो वाली साइड क्या है, वेंट्रल। और बैक वाली जो साइड है उसको हम कहते हैं डॉर्सल साइड। तो डिस्टेंस होते हैं, और सिर्फ ई एन सी इसमें प्रेजेंट हमको देखने को मिलेगा। नर्वस सिस्टम अगर प्लेटफॉर्म में अगर हम देखेंगे, देखो इस तरह से रहता है। सेरेबल गैंग्लिया, यहाँ पर हेड से सेरेब्रल गैंग्लिया जो कि ब्रेन का काम करेगा। ट्रांसफर कम्यूटर, ये इस तरह से ये फैले हुए रहते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम ट्रांसफर लाइनिंग जैसा स्ट्रक्चर बना है, तो हम इसको बोले नाम दे दिए ट्रांसफर कमीशन। लॉन्गिट्यूडनल, जो इस तरह से की लंबी की कोड से इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो लंबी है। पेरिफेरल, जो कि यहाँ पेरिफेरी में यानी कि कॉर्नर्स पे जमा है नर्व प्लेक्सस, उनको बोलेंगे पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस। अब हम लोग देखेंगे कि गैंग्लियन जो होता है वो यू शेप का होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये यू शेप में है, टी शेप का ब्रेन होता है और प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि जितने होती हैं, और उसमें जो वेंट्रल नर्व कोड है वो कनेक्टेड होती है ट्रांसफर, जैसे लेडर में ट्रांसफर इस तरह से, जो मैंने बताया था अभी आपको, ट्रांसफर कमीशन जिसको होता है, जो वो वीएन से ही उसमें अरेंज होती है, लेटरल कॉर्ड बनाती है, एंड आईज जो होती हैं वो डोर्सल साइड में, ठीक है, यानी कि इस तरह वेंट्रल साइड में इनका ब्रेन होगा और डोर्सल साइड में इनकी आईज प्रेजेंट रहेंगी, जैसे हमारी आई है वो वेंट्रल साइड में। नेक्स्ट हम लोग बात करें न्यूरोग्लिया, तो सीएनएस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो चीज की बात कर रहे हैं। सीएनएस में एपिडेंडाइमल सेल होंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगी, एस्ट्रोसाइट्स, मायोग्लिया, ये इसके टाइप्स हैं। इसको कंस्टिट्यूट करते हैं, इनके मेंबर्स हैं। नर्वस सिस्टम में सेटेलाइट सेल्स होते हैं, श्वान सेल्स होते हैं, तो ये पेरिफेरल सिस्टम को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो उसको एक बार आप लोग रीड कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स प्रॉपर्टीज में क्या होगा, एक तो उसमें एक्टिविटी होगी, यानी कि बाहर से कोई स्टिमुलस मिले तब वो काम करे, यानी वो रेस्पॉन्स दे। जैसे मैकेनिकल कोई स्टिमुलस मिला, थर्मल मिला, हीट का मिला, तो वो क्या रिएक्शन देता है। केमिकल अगर उसको मिल जाता है तो क्या रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रिकल अगर हम उसको इम्पल्स देते हैं तो क्या रिएक्शन करता है। तो ये एक्साइटेबिलिटी। कंडक्टिविटी का मतलब है इम्पल्स जो है वो कंडक्शन की तरह से डिजिटल में प्लस 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 माइनस माइनस इस तरह से वो आगे की तरफ मूव ऑन करती है। और नन लॉ होना चाहिए, यानी कि स्टिमुलस जो है वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और ऐसा मिलना चाहिए कि एकदम थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ में एकदम से मिलना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ हम लोगों का हेमंत का। जैसे हमें कोई, हम पिन प्रिक करते हैं अपनी फिंगर में, तो जैसे ही सुई चुभती है तो हम लोग एकदम से अचानक से होता है ना, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि थ्रेशोल्ड एकदम फ्रिक्वेंसी उसने अचीव कर ली, एक्साइटेड एकदम से वो हो गई। वो चीज होनी चाहिए ना, रेस्पॉन्स ही बहुत लेट आया है तो दैट मीन्स, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, ना तो इलेक्ट्रिक शॉक से, ना ही हम किसी तीखी चीजों को ही हमें चुभती है या हीट अगर हमें फील होती है तो अचानक से हाथ हटाते हैं। लेकिन अगर अचानक से नहीं होगा, ऑल और नन का लो नहीं होगा, तो क्या होगा कि हमारा हाथ रहेगा, और तब तक हम सेंस आएगा तब तक तो हमारे बॉडी में डैमेज हो चुका होगा। रिफ्लेक्टिविटी में होना चाहिए कि नर्व जो एक बार एक्साइटेड हो गए और अगर रिस्पॉन्स नहीं देते, ठीक है, इस तरह से ऑल एंड नन का जो फिनोमिनन है वो वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में हम जब से बात कर रहे थे, तो ऐसा जब नर्व फाइबर जो है एक बार एक्साइटेड हो जाती है, और जैसे सेकंड स्टिमुलस, कई बार ऐसा होता है कि सेकंड स्टिमुलस जब तक ना मिले तब तक वो रेस्पॉन्ड नहीं करती।
ठीक है, यानी अगर थोड़ी बहुत अगर सुई चुभ रही है तो हम इतना ध्यान नहीं देंगे, कांटा चुभ रहा है तो हम इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर सेकंड रिस्पॉन्स जब मिलेगा, ज्यादा अंदर तक वो चला जाएगा, तब फिर हमारा ध्यान जाएगा। और इनमें फैटिजेबिलिटी, यानी कि इनमें फैटी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए ना, नहीं मना है। अगर थक जाएंगी नर्व्स तो फिर कैसे चलेगी। हमें रिस्पॉन्स नहीं, हमें स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो हम रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। एडेप्टेशन इनमें होना चाहिए, जो है वो खुद भी जो है वो अडेप्ट लेती हैं अपने आप को। ठीक है, जैसे भी एनवायरमेंट उस हिसाब से। और अकोमोडेशन, यानी कि उनमें स्टिमुलस जो है वो उसके हिसाब से धीरे धीरे अपने आप को स्लोली, जब हम स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो वो फिर हम लोगों के माइंड में एक मेमोरी की तरह भी वर्क करता है कि हाँ भाई, इस चीज से हमको क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकती है। साइनस जो है वो जंक्शन होता है, ये मैंने आपको बता दिया, दो नर्व सेल्स के जो गैप है उसको साइनस बोलते हैं, जो कि इम्पल्स के ट्रांसमिशन को अलाउ करता है। कि तुम एक पुल बन गया और इस पुल से दूसरे पुल पे है, तो यहाँ से भाई कूद के तुम चले जाओ। ठीक है, टाइप्स ऑफ। अब देखो, ये पुल इसलिए जरूरी है ताकि क्या होता है, जंप करके जब कोई जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। सिग्नल अगर जंप करके जा रहा है तो जल्दी पहुंचेगा, और अगर धीरे 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 स्लोली जा रहा है तो फिर उसको टाइम। साइनेप्सिस की टाइप्स देखेंगे, इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस एंड केमिकल साइनेप्सिस। इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस क्या क्या है? जब हमारे न्यूरॉन्स में गैप जंक्शन के थ्रू कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू आ रहा है, जैसे प्लस 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 और माइनस माइनस, मैंने आपको बताया था पोल्स वाला, तो उस तरह से जो ट्रांसमिशन होता है उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक साइनेप्स। इसमें कोई न्यू ट्रांसफर नहीं इन्वॉल्व होता। केमिकल साइनेप्स में क्या होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब साइनेप्स के थ्रू वो जाएगा तो क्या होगा, साइनेप्स क्या चीज है जिसमें कि कांटेक्ट नहीं है, यानी कि गैप वाला स्ट्रक्चर है। चीज है कि इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमीटर जब रिलीज होंगे, जैसे ये देखो हम लोग इसमें देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सोन का टर्मिनल है। मैं एक बार ये डायग्राम बड़ा कर देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देखें। तो पहले फर्स्ट वाला डायग्राम हम लोग ले लेते हैं। अगर अपन बात करेंगे साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या चीज है भाई, देखिए, ये तो डेंड्राइट्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसका। एक्शन पोटेंशियल, यानी कि इस तरह डायरेक्शन जो है वो जा रहा है। ठीक है, ये एक्सोन के टर्मिनल से, ये जो गैप है एक एक्सोन मतलब इसके टर्मिनल से ये इसके डेंड्राइट पे जंप करके जा रही है, यही क्या है, साइनेप्स है। ठीक है, इसके टर्मिनल से दूसरे का डेंड्राइट कनेक्टेड रहे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक, यानी कि सेंडिंग, ये सेंड कर रहा है सिग्नल, और ये पोस्ट यानी कि रिसीव कर। तो अब ये जब प्री बन जाएगा, यानी कि ये सेंड करेगा सिग्नल दूसरे वाले को, तब ये प्री बन जाएगा, और दूसरा जब रिसीव करेगा वो पोस्ट बन जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसमिशन होता है, साइनेप्टिक्स ट्रांसमिशन जिसे नाम दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये वाला डायग्राम देखो। इस डायग्राम से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। नर्व की इम्पल्सेस आई, जैसे ही नर्व इम्पल्सेस आई, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का पहले ऊपर देखा, तो उसमें क्या हुआ, नर्व इम्पल्स आई, कैल्शियम आयन जो है वो बाहर से कहाँ चले गए, इस गेट थ्रू अंदर की तरफ। कैल्शियम आयन गेट हो गए कि यहाँ से इम्पल्स ने बोला भाई गेट खोलो गेट खोलो, गेट खोल लिया। अब इसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन, क्योंकि वोल्टेज की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से वो ओपन हुआ है। इसका साइटोप्लाज्म होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब थर्ड टाइप क्या होगा, ये वाला जो टर्मिनल है, ये ये वेसिकल में एक कुछ हार्मोन, या बोल सकते हैं एक ट्रांसमीटर सिग्नल टाइप की कुछ चीज वो लेके जाएगा, और उस डंप करेगा इस तरह से साइनेप्सिस में। यानी जो गैप था वहां पे इसने डंप कर दिया। डंप करने के बाद जो दूसरे का ये डेंड्राइट है, इस डेंड्राइट में जाकर के रिसीव कर लेंगे सिग्नल को, और फिर अगेन सोडियम आयन का गेट ओपन हो जाएगा, सोडियम आयन अंदर आ जाएगा। इसको हम पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स। ठीक है, इस तरह से ही हमारे ये मैनिपुलेशन जो है वो कैसे होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर टाइप का होता है। केमिकल साइनेप्स जो होता है उसके बारे में अपन देखेंगे कैसे होता है। तो ये तो हो गया अपना प्री साइनेप्टिक सेल। ठीक है, तो यानी कि एक्शन पोटेंशियल यहाँ से आया, कैल के लिए गेट ओपन हुआ, कैल्शियम आयन अंदर आया, अंदर आने के बाद जो साइनेप्टिक वेसिकल है जिसमें कि हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ जाके मिलेगा। ये यहाँ से यहाँ डॉकिंग, मतलब ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये इस तरह से अपना ओपन करके वेसिकल को रिमूव करके और यहाँ से अपना न्यूरो ट्रांसमीटर छोड़ देगा।
ठीक है, अब जैसे ही ये छोड़ा, इसको हमने क्या बोलते हैं, एक्सोस्टोसिस, क्योंकि ये बाहर रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर जो प्रेजेंट है किस पे, इस सेल के साइनेप्स सॉरी डेंड्राइट्स पे। तो इसको हमने क्या बोला, इस सेल को पोस्ट साइनेप्टिक सेल बोला था, क्योंकि रिसीविंग मोड में है। अब ये यहाँ पर आकर इस रिसेप्टर से ये बाइंड हो जाएंगे, बाइंड होने के बाद फिर ओपन हो जाएगा, तो सोडियम आयन का फ्लक्स होगा और उसकी वजह से इसको सिग्नल मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस की हम लोग बात करेंगे, तो इस में क्या होता है कि न्यूरॉन का जो गैप है, ठीक है, वो बहुत ही छोटा सा गैप होता है। तो साइनेप्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजली बोल सकते हैं, बहुत छोटा सा हल्का सा गैप। अब इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव लिंक एक बन जाता है, यानी कि प्लस से ये प्लस चार्ज इसमें आराम से इजीली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और इसमें देखो डिस्टेंस पूछा अगर जाए तो 3.8 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो दोनों डायरेक्शंस में जा सकते हैं, नहीं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। यानी मान लो अभी सीधे सीधे जा रहे हैं तो उल्टे भी जा सकते हैं। जनरेशन देखेंगे अब हम नर्व इम्पल्स का, जो कि मैं आप लोगों को मैं भी थोड़ी देर पहले बता रही थी। तो देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, डायग्राम थोड़ा बड़ा कर दूसरा भी ले आते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन हमको देखना है, तो इसमें देखो पहले बाहर कौन सा वाला चार्ज है, अपना पॉजिटिव चार्ज है, अंदर है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयन की ज्यादा कंसंट्रेशन है। हाई पोटेशियम आयन अंदर है, इसीलिए वो नेगेटिव चार्ज अंदर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप हमें पता है एटीपी से ही वर्क करता है, एटीपी लगता है इसमें। और ये अभी क्या रिलैक्स कंडीशन में है एक्सॉन। जैसे ही, ठीक है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जैसे ही इसको स्टिमुलस मिला, कोई भी चीज का कोई रिएक्शन तो ये करेगा इसे। तो होता क्या है कि स्टिमुलस मिलने पर सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं, पोटेशियम आयन बाहर आ जाते हैं। तो इतनी दूरी पे जहाँ स्टिमुलस आया है, वहां बाहर की साइड में नेगेटिव चार्ज मिलेगा और अंदर तरफ पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम आयन अंदर आ चुके हैं। तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड। ये नॉर्मल कंडीशन होता है, और डीपोलराइज इतना इतना जो है उसका पोलराइजेशन चेंज होता है। नेक्स्ट जो एक्साइटेड न्यूरॉन अपना इम्पल्स आगे बढ़ाता जाता है। तो अब ये क्या होता है, जैसे इम्पल्स आगे बढ़ा तो चार्ज जो है ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं, एक इस पे कूदा, इस पे इस तरह से ट्रांसफर होते हैं। तो ट्रांसफर होते होते यहाँ पे पहले कॉर्नर पे था, अब बीच में आ गया। तो बीच वाला पार्ट डीपोलराइज हो गया, ये अगेन पॉजिटिव चला गया, अगेन सीधा हो गया। तो यानी कि वापस क्या हुआ, सोडियम आयन जो है वो इसके आ जाएंगे बाहर की तरफ, और पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आ जाएंगे। ये देखो, ठीक है, तो पोटेशियम बाहर आ गए। तो अब क्या होगा, ये अगेन, सॉरी, सोडियम आयन, हाँ, तो उस इसमें थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि सोडियम अगर अंदर जाएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। रीपोलराइजेशन में क्या, सोडियम अगेन बाहर जाएगा, तो बाहर अगेन पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया डीपोलराइज्ड, जहां पे नेगेटिव बाहर है और पॉजिटिव अंदर है। ठीक है, इस तरह से ये, अब मान लो ये वाला रीजन जो है, इसके बाद जो इम्पल्स है वो आगे बढ़ेंगी, इलेक्ट्रिक चार्ज आगे बढ़ेगा, तो ये वाला पार्ट डीपोलराइज हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर प्लस आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा इम्पल्स वर्क करता है, और पीछे वाला पार्ट जो है वो रीपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, दोबारा अगेन अपनी पहले वाली पोजीशन को अटेंड कर लेगा। नेक्स्ट डीपोलराइजेशन भी हम देख ही चुके हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया, वोल्ट सोडियम आयन गेट ओपन हो जाता है, इस वजह से होता है। रीपोलराइजेशन भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टेप्स की बात करेंगे, कंडक्शन इन नर्व इम्पल्स। तो पहले ये होता है कि हमने अप्लाई किया रेस्ट, तो क्या नर्व रेस्ट पे है। फिर जैसे उसे तो सोडियम आयन जो है वो ज्यादा परमिएबल होते हैं अंदर की तरफ, सॉरी, सोडियम आयन बाहर की तरफ होते हैं, हाई सोडियम आयन बाहर है और अंदर है पोटेशियम आयन हाई। सोडियम आयन जो है वो न्यूरॉन्स में डिफ्यूज हो जाएंगे अंदर की तरफ, ईसीएफ में। पॉजिटिव आयन इंक्रीज होगा एक जोन। अब क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होगा। पहले पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट था, उससे वो तुरंत कितना आ जाएगा, 30 मिली प्लस 30 मिली वोल्ट। तो इसकी वजह से पोटेंशियल, इसी को हमने बोला है एक्शन पोटेंशियल, वो एक्शन में आ गया, यानी उसको स्टिमुलस मिल चुका है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, दोबारा अगेन वो प्लस से रिपोलराइज होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, मिथाइल से अपना +30 मिली होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, सोडियम आयन के क्लोज हो जाएंगे, उसको रिपोलराइज होना है।
और पोटेशियम आयन के गेट ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा कि पोटेशियम आयन ज्यादा अंदर आएगा। ज्यादा अंदर आएगा तो वापस अगेन अंदर माइनस चार्ज हो गया और बाहर अल्टीमेटली प्लस चार्ज हो गया। तो इस तरह से जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव का चेंज होता जाता है, जिसको हम बोल देते हैं पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे तो ह्यूमन ब्रेन की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एनसेफेलोलॉजी। एनसेफेलो ग्राफी जो है वो उसका ब्रेन का, जब हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू जब पूरा ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको एनसेफेलोग्राफी बोलते हैं। लॉजी मतलब स्टडी। तो एनसेफेलॉन जो भी टर्म आती है वो किसकी होती है, ब्रेन। तीन मेन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में थ्री थ्री पार्ट है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डाइसेप्लोन। ऑल्फैक्टरी लोब में बहुत ज्यादा छोटा होता है, रिड्यूस होता है, और ये कवर्ड होता है सेरेब्रम के थ्रू। ठीक है, वेंट्रल साइड से थोड़ा ओपन रहेगा, बाकी की इस तरफ को पूरा कवर्ड रहेगा। जितने भी लोब्स हैं उनमें सब में ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी पेडंकल प्रेजेंट होते हैं। तो सैजिटल सेक्शन हम देखेंगे ब्रेन का, एस एस, इस तरह से हमने कट किया इसको, और ब्रेन को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फोर ब्रेन देखेंगे। फोर ब्रेन में ये रहा हमारा सेरेब्रम एंड हाइपोथैलेमस, ये वाला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, तो सबसे लार्जेस्ट अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन तो आप लिखोगे सेरेब्रम सबसे लार्जेस्ट है ब्रेन का टाइप। और कॉर्पस कैलोसम मिलेगा, ये वाली जो रूफ है, सॉरी हाँ रूफ बोलेंगे इसको, कॉर्पस कैलोसम है। ये इसका तो बेस है, इसका तो फ्लोर है सेरेब्रम का, लेकिन बाकी पार्ट्स का क्या है, रूफ। ठीक है, जैसे कि एक दो मंजिला मकान होते हैं उस तरह से है ये। इसमें ये बीच में मिड ब्रेन होता है, और देन नीचे वाला ये वाला पार्ट है हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन जो है वहां से लेके यहाँ तक हाइंड ब्रेन तक जो होता है अपना ब्रेन स्टेम होता है, इन जिसपे पूरा ब्रेन अपना टिका हुआ है। ब्रेन ऐसे टिका हुआ, तो ये स्टेम है और ये ब्रेन है। अब हम बात करेंगे सेरेबेलम होता है, ये छोटा सा टॉवर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सेरेबेलम है। पॉन्स बरोली इसको बोलते हैं, ये मेडुला है, ये स्पाइनल कॉर्ड फिर नीचे से अपनी कनेक्टेड रहती है बेस में। तो ये पूरा हमने देख लिया अपना ब्रेन का स्ट्रक्चर। सेरेब्रम लार्जेस्ट होता है, अराउंड 85% जो है ब्रेन का ये एरिया कवर करता है सेरेब्रम। और इसमें राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, जो कि बीच में ऐसे फिशर से थोड़े इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। मैंने देखा तो ब्रेन मुझे ऐसा दिखा, तो ये फिशर है ब्रेन, राइट ब्रेन। ये दो हेमिस्फीयर जो है वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कैलोसम से। आउटर सेरेब्रम कॉर्टेक्स होता है, इनर सेरेब्रम मेडुला होता है। ठीक है, तो हमको पता ही आउटर वाला नाम दिया है, बीच वाला हम मेडुला बोलते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर। ये सेल बॉडीज एंड न्यूरॉन्स वगैरह यहीं पे प्रेजेंट रहेंगे। और मेडुला व्हाइट मैटर, तो उसमें एक्सो वाला पार्ट रहेगा, यानी पूंछ वाला पीछे वाला हिस्सा कहाँ रहेगा, मेडुला वाले पार्ट में, क्योंकि उनमें एक्सोन्स प्रेजेंट है तो वो व्हाइट कलर का अपीयरेंस देता है। अब बात करेंगे कॉन्वोल्यूशन, गायरा सल्काई। तो इस तरह से ब्रेन में जो है कॉन्वोल्यूशन ऐसे फोल्ड्स आपको देखने को मिलते हैं तरह के, कि उनको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्वोल्यूशन और सल्काई। और तीन सल्काई जो है, थ्री सल्काई डिवाइडेड रहते हैं सेल में, इनके चार पार्ट्स में हमने किया, सेंट्रल सल्कस, पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस एंड लेटरल सल्कस है। तो इस तरह से हमने उन सल्कस को भी डिवाइड कर दिया। सेल में फंक्शनल एरिया हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ये बहुत, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाली चीज, ये डायग्राम अच्छे से कर लेना। प्री मोटर एरिया ये वाला रीजन है, एरिया वाला रीजन है। सेंट्रल सल्कस है जो कि डिवाइड करेगा मोटर और सेंसरी दोनों पार्ट्स को। सेंसरी एसोसिएशन एरिया ये पीछे वाला। विजुअल, आपके कई बार यहाँ पीछे दर्द होता है वो की वजह से, आंखों की प्रॉब्लम से भी। विजुअल एसोसिएशन एरिया ये होता है, ये विजुअल एरिया। ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया जो कान के पीछे है, ऑडिटरी एरिया ये हमारा, इसको बोलेंगे ब्रोका ब्रोकास एरिया। इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। जो मोटर वाला है उसमें क्या क्या है, थोड़ा सा लार्ज कर देती हूँ ताकि इजीली आप लोग को नजर आ जाएगा। मोटर वाला देखेंगे तो जो फीट है हमारे पैर वगैरह, फीट है, ट्रंक है, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हैंड, फिंगर्स, फेस, लिप्स, टंग, ये मोटर वाले एरिया में इसके जितने भी मार्कर्स हैं वो होंगे। और सेंसरी पार्ट वाले पार्ट में
फीट, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हैंड, फिंगर, फेस, लिप्स और टंग। यानी कि मोटर वाला पार्ट जो है वो स्टिमुलस लेके आ रहा है और सेंस वाला उसको सेंस करके रेस्पॉन्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके पास की कौन प्रेजेंट है। फंक्शन, तो ये चीज हम देख ही चुके हैं। हाँ, ब्रोकास एरिया जो है वो मोटर स्पीच एरिया होता है, हमारा जो बोलने वाला एरिया है वो ब्रोकास एरिया कहलाता है। और इसमें ये वाला जो सेरेब्रम वाला जो एरिया है, इसमें इमोशंस, इंटेलिजेंस, विल पावर, मेमोरी, पर्सनालिटी जो एरियाज हमारा है, वो सब यही हमारी जो पर्सनालिटी, कैसे हम बात करते हैं, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर रहती है। लोग में एस्थेटिक सेंसेशन, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर वाला रहता है। टेम्पोरल लोब जो है उसमें क्या क्या होता है, ये लोब्स वगैरह ये आते हैं ना, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्मेल, स्पीच, इमोशन, हियरिंग का होता है। ऑक्सीपिटल में विजुअल एरिया है, पीछे वाला विजन को सेंस करता है। वर्निक्स एरिया होता है, इसमें टेम्पोरल, पैलेटल, ऑक्सीपिटल लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पोकन और जो हम लिखते हैं वो ऑक्सीपिटल, सॉरी, वर्निक एरियाज हमारा कंट्रोल करता है। तो W फॉर रिटन एंड W फॉर वर्निक्स, तो ये याद हो जाएगा आप लोगों को। राइटिंग वाला स्पोकन, बोलेंगे तभी तो लिखेंगे, तो उसको दोनों को कंट्रोल करेगा। बेसल न्यूक्लियाई जो है वो ग्रेव्स का होता है और व्हाइट मैटर के अंदर ही प्रेजेंट है। तो इसके डायग्राम्स होते हैं, देखते हैं अभी आप लोगों के आगे की तरफ। ठीक है, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर का हॉर्न्स होते हैं, वो सारी चीजें। कॉर्पस होता है जो कि सेरेब्रम का फ्लोर बनाता है और लार्ज वेसल्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन क्या है? डायनसेफेलॉन जो होता है वो फोरमेन का पार्ट है, इसमें एपिथेलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस तीन पार्ट्स होते हैं। ओके, कॉर्पस कैलोसम के बीच, मतलब नीचे का पार्ट होता है और मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है डायनसेफेलॉन। इसमें इसकी जो कैविटी है थर्ड वेंट्रिकल या डायोसिल हम उसको बोल सकते हैं। और लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मॉनरो के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है। एपिथेलेमाई रूफ, एपी मतलब अपर, थैलेमाई जो बीच का जो वॉल्स है जिसने ब्रेन को हमारा ये कंस्ट्रक्ट किया इस डायंसिस को, और ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है ये किसका है? एपिथेलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्लोर होता है हमारा डायंसिफिलॉन का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस में व्हाइट मैटर प्रेजेंट होते हैं और ये ऑप्टिक कियाज्मा और जो हमारे मैमिलियन बॉडीज है वहां पे प्रेजेंट होती है, आईज से कनेक्टेड है ये। नेक्स्ट बात बात करेंगे कि हाइपोफैसियल स्टॉक जो होती है हमारी पीट्यूटरी की, वो और उसकी जो सिस्टम की फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो देखो, पिट्यूटरी क्या करेंगे, होमोस्टेसिस, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम, इनवॉलेंटरी बिहेवियर का जो कंट्रोल है, जैसे कि एलिमेंट्री के नाम फुट जा रहा है, जो हमारे विल पावर में नहीं है, वो इनवॉलेंटरी बिहेवियर सारा कंट्रोल करता है। न्यूरोसेंसरी ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करते हैं, जो कि हम लोगों ने लक्षण में भी पढ़ा था उसका। और वेसोप्रेसिन जो कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर और डायलेटर भी होते हैं ये दोनों। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस नर्वस और एंडोक्राइन से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में जो है वो हार्मोन वगैरह भी सिक्रेट हो और इम्पल्स के थ्रू को अ, अपने को सिग्नल देता है। हार्ट बीट को रेगुलेट करेगा, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को देखता है। थर्स्ट, हंगर, भूख का, थर्स्ट का, स्लीप का, थकान का, ये सारे सेंटर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में। लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशनल रिएक्शन रिएक्शन के लिए, मोटिवेशन होना, ड्राइव होना कि आज तो हम सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कर देंगे, और मेमोरी को करना। वेंट्रल्स क्या होते हैं ब्रेन, तो वेंट्रिकल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, वो डायग्राम नजर आ रहा है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। इसमें हम देखेंगे लेटरल वेंट्रिकल्स जो कि साइड में है। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं ये। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन जो कि इन दोनों को कनेक्ट करता है, लेटरल वेंट्रिकल्स को, राइट वेंट्रिकल कहलाया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर है। देन आता है सेरेब्रल एक्वेडक्ट, देन आता है फोर्थ वेंट्रिकल, और देन आता है सेंट्रल। तो ये वेंट्रिकल्स जो हैं जिस तरह जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे ब्रेन को, रिजिडिटी थोड़ा सा प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि वो एक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर ले, शेप में आ जाए। मिड ब्रेन जो है उसके बारे में बात करेंगे, ये डायंसेफेलॉन के बीच में और डायंसेफेलॉन के बीच में जो रहता है वो मिड ब्रेन, और इसमें थर्ड
मतलब थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच। ठीक है, दो मेन पार्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड प्लूरा। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो उसके चार राउंडेड एलिवेशंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि मिड ब्रेन के डोर्सल सरफेस से प्रेजेंट है। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होते हैं जो कि विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए है, और इंफीरियर जो है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए। सुपीरियर आंखें ऊपर होती है, कान नीचे होता है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। मिड ब्रेन जो है क्रूरा सेरेब्रस पे प्रेजेंट होता है, जो कि इंफीरियर सरफेस में होगा। और दो फाइब्रस ट्रैक्लेट्स जो होते हैं नर्व आरएस कनेक्ट सेरेब्रम ब्रेन से। अब इनमें जो है रेड न्यूक्लियस, हम याद कर रहे हैं इसको। रोल कंट्रोलिंग, क्या क्या कंट्रोल करता है ये? हमारा पोस्चर, मसल का टोन, और मोटर एक्टिविटीज जो है वो, और वेनिक्स एरिया, ब्रोकास एरिया को भी ये कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे हैंड की। तो हैंड ब्रेन जो है पोस्टीरियर पार्ट में होता है, पीछे की तरफ है ब्रेन की, पॉन्स मेडुला सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होते हैं। पॉन्स मेडुला जो है वो राउंडेड बल्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या से फूला हुआ रहता है थोड़ा। और इसमें जो है वो नर्व फाइबर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेरेब्रम, सेरेबेलर लोब और मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड से पूरा का पूरा कनेक्शन रख अपना पर्टिकुलर यानी कि हेड ऑफिस बोल सकते हैं, मेन ऑफिस है जो कि इन सबको कनेक्ट रहता है इनसे। और इसमें काफी सारे न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेरेबेलम की। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट क्या है हमारे ब्रेन का? सेरेबेलम, जो कि फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि लड़कियां बालों में फूल लगाती हैं नीचे की तरफ, उससे ही मान लो सेरेबेलम भी बन जाता है। इसमें जो है दो लेटरल हेमिस्फीयर होते हैं, सेंट्रल हेमिस, और आउटर साइड में इसमें ग्रे मैटर रहेगा अगेन, और इनर साइड में अगेन क्या होगा? व्हाइट मैटर। तो ग्रे रीजन जो है उसमें कई सारे फोल्ड्स वगैरह हम देखने को मिलते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे फोल्ड्स रहते हैं। ठीक है, फोल्ड ऐसा लगता है। कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स वाले एरिया में होता है ग्रेटर, 30 मिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। बीच वाला पार्ट मेडुला वाला व्हाइट मैटर से का रहता है, जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर जैसा अपीयरेंस देता है। ठीक है, और उसके बाद सेरेब्रल पेडंकल जो है वो अपने सेरेबेलम को दूसरे जो सीएनएस है उनसे कनेक्ट करके रखते हैं। अब इसका रोल जो है वो क्या है? बॉडी के टाइम में हम चाहे क्यों नहीं, क्योंकि सेरेब्रम जो है वो ट्रेंड हो चुका है, हम सीधे ही करेंगे। फिर उसके बाद पोस्चर, बैलेंसिंग, ओरिएंटेशन, कोऑर्डिनेशन, जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स है, जैसे मैं चाहती हूँ कि हाथ को मैं ऊपर उठाऊं, तो मेरे पावर में है, मेरी इच्छा में के अनुसार मूवमेंट कर सकती हूँ। फिर मसल, मसल अगर मैं टेढ़ा होके खड़ा होना चाहूँ तो मैं वैसे अपने मसल्स को टोन कर सकती हूँ, पिंच कर सकती हूँ। उसके बाद रैपिड एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्पीकिंग को ये कंट्रोल करता है। देन आता है हमारा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के एक्सटर्नल फीचर्स हम देख लेते हैं। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 40 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2 to 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड ये, ठीक ब्रॉड यानी ये। देन ये न्यूरल कैनाल में प्रेजेंट होता है, फिर तीन मेनिंजेस प्रेजेंट होती है, ड्यूरामीटर, आर्केनॉइड एंड सीएसएफ, सेंट्रल सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो पायरामीटर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, कि एक फ्लूइड का क्वेश्चन होता है जो कि नोटोकोड को हमारी, जो हमारी स्पाइनल कोड भी जो कि पतली सी होती है उसको ये प्रोटेक्ट करें। ठीक है, उसका पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो टेपरिंग होता है, जैसे तीखा होता है, उसको बोलते हैं कोनस मैग्नेटिस। L1 L2 में होता है वो, जो हमारे नंबर 2 जो इस पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है ना, तो L1 L2 में ये टेपरिंग एंड थ्रेड लाइक फाइव टर्मिनल इसको बोलेंगे, पूरी पार्ट को जो थ्रेड लाइक होता है। ठीक है, इसको स्वेलिंग्स होती है, सर्विकल एंड लंबर स्वेलिंग्स, एंड यहाँ पर स्वेलिंग्स हो सकती है नीचे स्पाइनल्स अराइज होती हैं, लेटर स्पाइनल जैसे नर्व्स अराइज होती है, जो हमारे पीछे की जो हमारे हैंड्स वगैरह हैं, इन सबका ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को देखती है। देन बात करेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा की। मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो पोस्टीरियर ब्रेन का पार्ट है, कोर्ड से वो कंटिन्यू हो जाता है। इसमें इनमें इसमें छोटा होता है, स्पाइनल कोड में क्या है, क्योंकि स्पाइनल कोड कोड का पार्ट आ गया, तो अब इसमें क्या होगा?
पहले अपन ब्रेन के ऊपर देख रहे थे, तो बीच में क्या था, साइड में तो था मैटर। और इस कोड में बाहर तो होगा व्हाइट मैटर और अंदर हो जाएगा ग्रे मैटर। इसकी कैविटी को हम मेटासेल बोलते हैं या फोर्थ वेंट्रिकल भी बोल सकते हैं। और रूफ जो होता है ऊपर, उसमें कॉम्प्लेक्स से एक चीज है जो कि सी एस एफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को सीक्रेट करता है। ये जो पोस्टीरियर टास्क होता है उसमें veins जो होती है, अब इसका रोल्स जो है वो देख लेते हैं। तो रोल क्या है इसका, ये इन्वॉलंटरी वाइटल फंक्शन, जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, जो हमारी विल में नहीं है, पेरिस्टालसिस, वेसोमोटर, वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। पेरिस्टालसिस में फूड खाया, नीचे की तरफ गया, पेरिस्टालसिस में, ठीक है। और स्टमक का इंफेक्शन हुआ जो कि रिवर्स पेरिस्टालसिस में जाएगा, वोमिटिंग भी रिवर्स पेरिस्टालसिस, उन सबको कंट्रोल करता है। नॉन वाइटल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को ये कंट्रोल। अब देखते हैं हम टीएस स्पाइनल स्पाइनल को जो जा रहा है उसको सेक्शन से जा रहा है, कट किया, हम कैसे देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे उसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, देख लेते हैं। तो हमको मिलेगा ये ऐसे हॉर्न लाइक, जैसे सींग के जैसे हैं, बोलते हैं डोर्सल हॉर्न, और नीचे वालों को वेंट्रल हॉर्न, ठीक है, दो हॉर्न हो गए। नेक्स्ट यहाँ आउटर साइड में ग्रे मैटर है, सॉरी बीच वाले में ग्रे मैटर, बाहर वाली साइड में व्हाइट मैटर है। लेटरल हॉर्न जो कि साइड में जो छोटे से सींग है वो भी लेटरल हॉर्न होती है। आर्achnoid जो कि बाहर की तरफ है, ड्यूरा मैटर जो इसको क्वेश्चन लाइक एक जैसे प्रोटेक्शन ड्यूरा मैटर और पैरामीटर सेंट्रल ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे देख रहे हैं हम इसको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या चीजें। तो ये फ्लैट होता है, देन दो फिशर होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर फिशर में शैलो और ब्रॉड होता है, और पोस्टीरियर से डीप एंड नैरो होता जाता है, जो टिल फिर बाद में टेरिकोकिक्स जिसको हमने बोला वो हो जाता है, ऊपर से ब्रॉड रहता है। सेंटर से सेंटर क्या होता है, फिशर जो है डिवाइड होती है स्पाइनल कॉर्ड में राइट और लेफ्ट। ग्रे मैटर अंदर अंदर होगा, व्हाइट बटरफ्लाई एच शेप ऊपर देख रहे हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। फिशर जो है वो ग्रे मैटर में 6 हॉर्न बनाती हैं, जबकि डोर्सल 2 हॉर्न, दो वेंट्रल हॉर्न, सॉरी लेटरल हॉर्न और दो वेंट्रल हॉर्न। व्हाइट मैटर डिवाइड होता है दो ये lungs में फ्यूनिकुलाई, डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट में प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारा सारा स्ट्रक्चर देख लिया हमने किसका, डोर्सल रूट में गैंग्लियंस प्रेजेंट होंगे, ग्रे मैटर जो है उनसे एसोसिएटेड रहता है, तो हमको पता ही है ब्रेन में भी यही था। लेटरल हॉर्न ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से रहता है। व्हाइट मैटर जो है उनमें इनको हम असेंडिंग डिसेंडिंग बोलते हैं। असेंडिंग में इम्पल्स होता है और डिसेंडिंग में प्रेजेंट। अब हम बात करें फंक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है, इसका मेन तो काम यही है। नेक्स्ट है कि कंडक्शन करना, सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स को आदान प्रदान करना, हैंड से लेके जाएगा स्पाइनल तक, फिर ब्रेन भी आएगा मैसेज को हैंड तक के हाथ हटा। देन नर्वस कनेक्शन में वो काफी सारी बॉडी पार्ट से पूरा कनेक्टेड रहता है हमारा। अब हम देखेंगे पीएनएस। पीएनएस में देखो पहली चीज है ना, तो ना क्रेनियल नर्व, उसका नेचर और फंक्शन। तो क्रेनियल नर्व्स जो कि नर्व्स हैं, कौन कौन सी मिलेंगी, और फैक्ट्री ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, पैथेटिक और ट्राइजेमिनल और एल्ब्यूसिंस। तो ये सब सेंसरी सेंसरी है, ऊपर की दो तो ऑप्टर मोटर है, पैथेटिक एब्सेंस भी है। नेक्स्ट इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, olfactory का, olfactory bulb से। ऑप्टिक का साइड बैलेंस, ऑप्टोमेट्रिक का फ्लोर ऑफ मेंटेन से, पैथेटिक का फ्लोर ऑफ मेंटेन से। ट्राइजेमिनल जो हम बोलते हैं जिनको, वो मेटल साइड ऑफ पोन्स से होता है, ये भी पोन्स से। olfactory जो है वो उसका ऑर्गन
मतलब ऑल्फैक्टरी कहाँ पे जाके डायवर्ट हो रहा है, क्या है, एपिथेलियम से कनेक्टेड। ऑप्टिक रेटिना, रेटिना ऑफ आई से है, ओक्यूलोमीटर आई मसल्स, जो हम ये आईज ऊपर नीचे कर सकते हैं वो आई, और पैथेटिक भी आई, सिक्स आई मसल्स, फोरहेड स्कैल्प पूरा कनेक्टेड। ट्राइजेमिनल नेसल कैविटी, अपर आईलिड, फोरहेड, scalp conjunctiva, scalp mucus of nose, palate, upper and lower lip, upper teeth, lower lip, lower eyelid, parts of teeth, skin, mandible और से यहाँ पर साइड ऑफ हेड, ईयर जो है पूरा जनरल। जो सेंसेस है, ट्री स्मेल करेगा, ऑप्टिक विजन का, ऑक्यूलोमेट्री आई बॉल मूवमेंट करेगा, पैथेटिक रोटेशन करेगा मूवमेंट आई बॉल का, और ट्राइजेमिनल इन में टच टेस्ट जॉ मूवमेंट ये सब ट्राइजेमिनल। ठीक है, अब एब्सेंस कर देते हैं। और मसल ऑफ आई बॉल, मसल, मूवमेंट ऑफ आई। ठीक है, अब नेक्स्ट फेशियल बीइंग, जो फेसेस में भी जो न्यूरॉन्स होते हैं मिक्स टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, फेशियल, स्कैल्प एंड नेक मसल्स, लैक्राइमल, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, नेसल एंड पैलेटल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। Relaxation, movement of neck, secretion of tears, chest, saliva secretion. Then auditory, vestibulocochlear, जिस टाइप है vestibular cochlear। सेंसरी होते हैं, कौन से ओरिजिनेट हुए, इंटरनल ईयर के पार्ट से हैं, हियरिंग और इक्विलिब्रियम के पार्ट। ग्लोसोफैरिंजियल मिक्स टाइप के हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा के साइड में होंगे, फेरिंग्स, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स, जो कि टेस्ट हो जाएगा और स्वालो करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने कंटिन्यू रखा है ये पूरा। हाँ, देन आता है अपना वेगस। वेगस नर्व्स जो होती हैं वो मिक्स टाइप की हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा साइड से राइज हुई, लेंस, ट्रेकिया, कैनाल, हार्ट, पैनक्रियास, वेसल्स, इनको कंट्रोल करेंगे। विस्टरल सेंसेशन जो हम लोग, ब्रीथिंग, कार्डियक स्लो हो रहा है, उसके बाद गैस्ट्रिक और पैनक्रियाटिक सिक्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट ये करेगा। आता है स्पाइन, तो स्पाइनल जो है वो मोटर है, मोटर वाला है, हाइपोग्लोसल भी मोटर है। इस साइड ऑफ मेडुला, ये भी दोनों साइड ऑफ मेडुला से भी। नेक, शोल्डर मसल, एब्डोमेन, फेरिंग्स का, यहाँ पे ये सारी चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हाइपोग्लोसल जो है वो टंग के मसल्स होती है, और ये मोटिवेट करता है टंग का। स्पाइनल नर्व्स की बात करेंगे, अभी तो हम लोग कर रहे थे क्रेनियल नर्व्स की। स्पाइनल नर्व्स 31 होती है पेस में, ये स्पाइनल, ओके 30 पेयर है, यानी कि कितना हो गया, 62 टोटल हो गए नंबर। मिक्स नर्व्स होती हैं, और इनको देखो कैसे डिवाइड किया है, तो के ग्रुप्स बना दिए गए हैं हम लोगों ने, 5 ग्रुप। ऊपर की जो 8 है वो सर्विकल, C1 से 8 तक, जो कि नेक तक कवर करती है। थोरेसिक 12, T1 थ्रोट से 12, ये इस तरह से थ्रोट का एरिया कवर करता है। देन लंबर होती है, जो कि होती है L1 to L5, एब्डोमेन। सेक्रल 5 होती है, S1 से S5, पेल्विस। कोक्लिया एक ही होती है, कोकिक्स। टोटल कर लो 30 पेयर हो गई। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल स्पाइनल। तो टिपिकल स्पाइनल नर्व कैसी होती है, जितनी भी स्पाइनल नर्व मिक्स टाइप की होंगी, और ये न्यूरल कैनाल के अंदर होती है, और ये डोर्सल रूट और वेंट्रल मोटर पार्ट से ये जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग देखते हैं डायग्राम। देखो वाइट पेरीमीटर, डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, लेटरल हॉर्न, ये सब कुछ है। नाउ जो सेंट्रल कैनाल है, ये वाली सेंट्रल कैनाल, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि डोर्सल रूट से ये गैंग्लिया निकला है, जो कि कहाँ पे जाके ज्वाइन हो रहा है, स्पाइनल नर्व्स। तो ये हम इस तरह से देख रहे हैं, इसके साइड वाइज, मतलब ये ऐसा था, मैंने इस तरह से कट किया है,
और मैं इसको ऐसे करके देख रही हूँ। तो ये ऐसा दिखेगा, तो यहाँ से साइड भी ऐसे जब हम देखेंगे ऐसे तो ये साइड की चीजें, ramus dorsalis, ventralis, ramus communis, sympathetic गैंग्लियन, तो ये सारे सारे पार्ट्स हैं। उसके बाद तीन ब्रांचेस हमने देख ली, रेमस डॉर्सलिस एंड कम्युनिकेंस। जो रेमस डॉर्सलिस है वो तो स्किन में मसल्स में सप्लाई हो जाएगी, डॉर्सल पार्ट, जो डॉर्सल वाला part है। जो रेमस वेंट्रलिस ऑर्गन में मसल लेटरल और वेंट्रल साइड में बिल्ड होंगी मसल्स ये। नेक्स्ट कम्युनिकेंस जो है वो स्मॉलेस्ट ब्रांच होती है जो कि सपोर्ट सिंपैथेटिक गैंग्लिया के साथ जुड़ी रहती है। कॉस्टिक थोरेसिक से थोड़े लंबर तक ये फैली हुई रहती है। नेक्स्ट ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, एएनएस। तो एएनएस जो है वो पल्स कहाँ से मिलेगा इससे, और उसके बाद वो ऑर्गन और स्मूथ मसल तक अपना पल्स लेके जाए, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक। ये इन्वॉलंटरी ऑर्गन कार्डियक मसल स्मूथ मसल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। प्री गैंग्लियन न्यूरॉन से और पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखो डायग्राम। पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या है, हमारी जो आंखों का जो पुपिल है वो टीयर सिक्रेशन, सेरेब्रल का स्टिमुलेशन, हार्ट बीट स्लो करना, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ब्लड वेसल को डायलेट बड़ा करना, बीपी कवर करना, पैरालिसिस को करना, और बाइल का सिक्रेशन करना, ये सारी चीजें। सिंपैथेटिक में पुपिल को डायलेट करता, ये तो छोटा और बड़ा कर दे। इसका उल्टा करेगा, सलाइवा को इनहिबिट करेगा, हार्ट बीट बढ़ाएगा, डायलेट करेगा, blood vessel छोटा कर देगा, वो बड़ा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा, और ये पेरिस्टालसिस इनहिबिट करेगा, वो स्टिमुलेट कर रहा था, सिक्रेशन रोका, एड्रेनालिन कन्वर्जन करेगा ग्लूकोजन में, और ये स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन कर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन हार्मोन्स का। ठीक है, इसके बाद और भी हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, कौन करेगा ब्लडर को, एंड पैरासिम्पैथिक ब्लडर कॉन्ट्रैक्ट, जो काम उसको उल्टा करेगा ये, अगर बढ़ाएगा तो रुकेगा। नेक्स्ट हमने ये देख ही लिया, जो ऊपर देखा वही सारा यही है। ठीक है, जो ये रिलैक्सेशन कर रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। And हम लोग देखेंगे हार्ट बीट कैसे कंट्रोल होती है सिंपैथेटिक। देखो ये पूरी की पूरी नर्व जैसे ही हार्ट की नर्व कनेक्टेड है, ब्लड वेसल से कनेक्टेड है इस तरह से। पैरासिम्पैथेटिक जो वेगल है वो क्या काम करेगी, ये दोनों क्या है, प्री गैंग्लियंस, ये पोस्ट गैंग्लियंस। प्री गैंग्लियन में यहाँ पर तो यहाँ सिग्नल आ रहा है, और पोस्ट गैंग्लियन में तो रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो इससे कनेक्टेड रहते हैं स्पाइनल, सिंपैथेटिक गैंग्लियंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे सीएनएस एंड पीएनएस की वर्सेस, तो क्या होता है, ऑरिकुलर और शॉर्ट प्री गैंग्लियनिक होता है, लॉन्ग इसमें पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होते हैं, इसमें लॉन्ग प्री गैंग्लियनिक है, शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियनिक है। सिंपैथेटिक एक्सोन जो है हाईली ब्रांच्ड होगा, बहुत सारे रहेगा, और पैरासिम्पैथेटिक एक्सोन जो होगा वो फ्यू होगा और लोकलाइज्ड इफेक्ट देगा, अपने पास पास के एरिया में देगा। लोकेशन ऑफ गैंग्लियन जो है स्पाइनल के पास होगा, इसका विजिटल और जो भी इफेक्ट जहाँ पर ऑर्गन्स पे हमें पहुंचाना है वहां पर होगा। तो ये हो गया हमारा सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक। नेक्स्ट आता है अपना फ्लाइट फाइट या रेस्ट और डाइजेस्ट वाला जो पार्ट है। जब भी आपको स्ट्रेस होगा तो क्या करेंगे, या तो हम भाग जाएंगे, तो फाइट या फ्लाइट। दूसरा रेस्ट करेंगे या तो डाइजेस्ट करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो है ब्रीथिंग रेट, ब्लड मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर, एड्रेनलिन, सेंसरी अवेयरनेस,
इन्हें अगर ये हार्मोन बढ़ता है तो ये चीजें कंट्रोल होगी, अगर ये कम होता है तो दैट मीन्स थॉट प्रोसेस, क्रिएटिविटी, सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की ये कंट्रोल। इस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग की रेट है, बढ़ेगी कब? जब स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें उसको बता रही है। रिलैक्सेशन, ये ब्रीथिंग रेट जब हम चीजें डाइजेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगी? ब्रीथिंग रेट डाउन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, हार्ट रेट डाउन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर, ये सब चीजें डाउन होंगी। ठीक है, और उसके बाद थॉट प्रोसेस, ये सारी चीजें, क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, हम रेस्ट के तरीके में आइडियाज आते हैं आगे क्या करना है। होगा तो 2 मिनट रुको, मैं आप कनेक्ट करती हूँ। अब हम लोग बात करेंगे फाइट और फ्लाइट की। मेरा जो है बैटरी खत्म हो गया था लैपटॉप का, वो मैंने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे ह्यूमन की आई की। तो ह्यूमन आई कैसी है? ह्यूमन आई एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लाइट के हिसाब से रिएक्ट करता है, और प्रेशर, लाइट और प्रेशर के हिसाब से हमारी लाइट जो आईज है वो वर्क करती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल आईज जो है वो इस तरह से नजर आ रहा है। पार्ट्स ऑफ आई देखेंगे तो फ्रंट पार्ट क्या है? आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल एंड स्क्लेरा। आइरिस का कलर्ड पार्ट होता है जो कि हमारी आइज को ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, कैसी बताता है। कॉर्निया जो है वो डोम कलर का, डोम शेप होता है, क्लियर होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट, और आइरिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये एक्वस मैटर से होता है। देन प्यूपिल जो है वो ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग होती है जो कि लाइट की एंट्री को, ये जो ब्लैक होता है ना छोटा सा, ये कलर दे रहा है, ये तो है अपना कौन, सॉरी, कलर जो दे रहा है वो है अपना आइरिस। इसमें मसल्स होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं इस पुपिल की बड़ने और छोटे होने को। स्क्लेरा जो है, जो व्हाइट पार्ट जो होता है हमारी आंख को बोलते हैं अपन स्क्लेरा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई। आई की एनाटॉमी देखेंगे। तो आई की एनाटोमी में हम लोग क्या देखेंगे? जब हम आई को ऐसे कट किया तो हमने देखा ये आउटर नोड्स में है कंजक्टिवा, अगर इसमें स्वेलिंग आती है तो कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। ये आइरिस होती है, ये देखो ये इसकी मसल्स होती है जो कि इसको कंट्रोल करेंगी पुपिल बड़ा होगा या छोटा। पीछे लेंस होता है, ये पुपिल है जो कि लार्ज, जब आप लोग आंखों को देखोगे मिरर में, लाइट डाल के देखना, पुपिल जो है बड़ा और छोटा आपको दिखेगा। यानी कि डालने से तो वो डायलेट हो जाएगा। जैसे मान लो अंधेरा है, अंधेरे में तो वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसको चाहिए, रोशनी को ढूंढेगा। और जैसे ही हम लाएंगे वो छोटा हो जाएगा क्योंकि उसे इनफ लाइट मिल रही है। ठीक है, तो ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है, ओम शेप का, हमारी आंखों पे कवरिंग होती है, ये कॉर्निया होता है। कॉर्ड प्रेजेंट होता है, रेटाइना जो कि पर्दा होता है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। ये मैक्यूला एक छोटा सा ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको मैक्यूला बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से कनेक्ट रहती हैं जो कि, और ये वाइट्रस बॉडी है, सिलेरी बॉडीज प्रेजेंट है, एंटीरियर चैम्बर है। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है आईज का एनाटॉमी। आइरिस क्या कलर्ड पार्ट है जो कि देखो कंट्रोल करेगा लाइट की एंट्री को भी, और वो क्या करेगा, कलर भी, कलरफुल पार्ट होता है हमारी आंख का। देन हम लोग बात करेंगे कॉर्निया की। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया जो है क्लियर लेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी आंख में हमको नजर नहीं आता, लेकिन वैसे कवरिंग सी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इस ये ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है लाइट के पैसेज को, और ये आई के, इसका काम क्या है? लेंस को फिक्स रख। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है कि लाइट में कितनी, सॉरी, आंखों में कितनी लाइट आनी चाहिए उसको अलाउ करना, ज्यादा लाइट को अलाउ नहीं करेगा। पुपिल जो है वो ब्लैक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है आइरिस में, और ये देखो ये आइरिस है, आइरिस मसल्स। ठीक है, इसके बीच में अपने को कैसा लगेगा कि ब्लैक होल है। यहाँ पर लाइट एंटर होती है, इसका फंक्शन है कि ये कंट्रोल कैसे होता है, आइरिस की जो मसल्स है इसकी एलोंगेशन को, एनलार्जमेंट को और छोटा करने को कंट्रोल करती है। पुपिल का एक्सपेंशन कब होगा? जब ज्यादा लाइट एंटर होगी, जब चाहिए उसको, नीड चाहिए, क्यों? क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में उसको लाइट चाहिए तो वो बड़ा हो जाएगा, वो ढूंढेगा, तो लाइट को ज्यादा से ज्यादा एंटर करने बड़ा हो जाएगा। और अगर हाँ, लाइट इनफ है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्क्लेरा,
टफ वाइट स्किन का टिश्यू होता है, जो कि हमारे, जिसमें हमारी आई बॉल, ये जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है हमारी आंख में, इसमें हमारी आई बॉल फिक्स रहती है। ये डायग्राम से बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे हमारी आई है, आई में हमारी ये लेंस फिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला पार्ट, स्क्लेरा वाला पार्ट। तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, और क्या करेगा ये। अब हम देखेंगे रेटिना। रेटिना इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, जो कि इसमें रोड एंड कोन प्रेजेंट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल से जो है, उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में ही कन्वर्ट कर देती है। और रोड जो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर, हमें डिफ्रेंशिएट करना सिखाते हैं, बताते हैं। और कोन्स जो है वो कलरफुल, कलर्स जो हम देख पाते हैं वो कोन्स की वजह से देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे की। ये हो गया हमारा रेटिना। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ब्रेन तक लेके जाएंगी, पहचान पाएंगे हम देख रहे हैं क्या, देख रहे हैं क्या चीज है, देख के पहचानेंगे। इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। ठीक है, तो ब्रेन जो है वो, हाँ, हमारा जो अ, देखो होता क्या है, जब हम छोटे होते हैं तो हमें आदत नहीं होती देखने की, तो हमको सब चीजें उल्टी नजर आती है। लेकिन हमारा ब्रेन जो है, जब आदत पड़ जाती, थोड़ा डेवलप हो जाती है नर्व्स, तो जैसे ही इमेज रेटिना पे तो उल्टी बनेगी, लेकिन ब्रेन में हमें वो सीधी फील होगी। ठीक है, सीधी इमेज बना है। तो हमेशा अगर क्वेश्चन रेटिना पे कैसी इमेज बनेगी, आप बोलोगे उल्टी। कोरोइड क्या होता है, कोरोइड जो मिडिल पार्ट वस्कुलर होता है, पिगमेंटेड लेयर होती है। तीन पार्ट्स होते हैं इसके, कोरोइड प्रॉपर, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। कोरोइड प्रॉपर जो इनर होता है, सिरा का अंदर का पार्ट, ये ऑक्सीजन न्यूट्रिशन देता है रेटिना को। सिलियरी बॉडी जो है वो थिक मस्कुलर पार्ट होता है, एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है, और ये एक्वस ह्यूमर सिक्रेट करता है। और सेंसरी लिगामेंट होता है सिलियरी बॉडी को, सिलियरी बॉडी का जो सेंसरी लिगामेंट है वो हमारे लेंस को होल्ड करता है। ठीक है, देन लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है, बाइकॉन्वेक्स है, इलास्टिक पार्ट है, यानी कि स्ट्रेचेबल है ऐसा। देन इसकी कैविटी जो है हमारी आई बॉल की, वो डिवाइड हो जाती है एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर में, लेंस के द्वारा ही ये डिवाइड की जाती है। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है एक्वस चैम्बर, जो इसमें एक्वस ह्यूमर होता है, विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर होता है। ठीक है, और ये शेप जो है आई बॉल का वो मेंटेन करता है। रेटिना इनर मोस्ट है, नॉन वेस्कुलर है, लाइट सेंसिटिव लेयर है, इसके दो पार्ट है, नॉन सेंसरी एंड सेंसरी। दो तरह के पार्ट हमको देखने को मिलेंगे हमारी रेटिना में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंसरी पार्ट। आउटर पिगमेंटेड पार्ट होता है, इनर नर्वस पार्ट होता है। और नर्वस पार्ट में तीन लेयर होती है, फोटो सेंसिटिव लेयर, बाइपोलर नर्व लेयर और गैंग्लियन सेल। बाइपोलर नर्व ऐसी होती है बच्चों, इसमें दो बीच में प्रेजेंट होता है, ये इस तरह से पोल दो तरह मतलब पोल्स जो है वो दो मिलेंगे अपने को। वैसे तो अपने को इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन इसमें दो पोल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं, अब देखो बाइपोलर में कैसा है ना, कि ये जो चीज ऊपर प्रेजेंट है न्यूरॉन में, वो इस तरह से प्रेजेंट रहती है बीच में, जो सेल बॉडी है वो बीच में प्रेजेंट रहती है, दो पोल्स रहते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स रोड्स एंड कोन्स होते हैं। तो रोड का क्या काम है देखो, डिम लाइट में फंक्शन करेगा हमारा रोड। ठीक है, और इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो कौन सा पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। और ये ब्राइट काम करता है, आइरिसिन होता है। ये ब्लैक और व्हाइट लाइट को ही बताएगा ओनली, और ये रेड ग्रीन ब्लू लाइट को एक्सेप्ट करता बताता है। अब देखो जनरेशन इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो लाइट रेज जो है वो ऑब्जेक्ट से निकल के कंजक्टिवा, देन कॉर्निया, पुपिल, लेंस पे जाकर वो रेटिना पे अपनी इमेज बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इमेज फॉर्म होती है, बहुत ही इजी है ये पूरा फ्लो चार्ट। अब देखो, अगर फ्लो चार्ट ये वाला दिखाऊं आपको, रेटिना में चेंज आया। ठीक है, लाइट जो है वो रोड्स पे पड़ी, कौन सेल्स पे पड़ी, रेटिना के।
लाइट सेंसिटिव पिगमेंट ने ब्रेक किया वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कि भाई ये कलरफुल लाइट है या ब्लैक एंड व्हाइट है। रोड एंड कोन सेल्स जो है नर्व इम्पल्स भेजेंगे, नर्व इम्पल्स बाइपोलर नर्व्स के थ्रू जाएगी, देन गैंग्लियंस तक ट्रांसमिट होगी, गैंग्लियंस जो है वो उसको कन्वर्ज करेंगे और ऑप्टिक नर्व्स तक पहुंचाएंगे। फिर ये जो ऑप्टिक नर्व्स है यहाँ पे जो भी सिग्नल हमको आगे से मिला है वो सिग्नल जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन में फिर फाइनली हमें हमें जो विजुअल इमेज है वो फॉर्म हो जाएगी। अब बात करेंगे ह्यूमन ईयर की। ह्यूमन ईयर बनता है आउटर मिडल एंड इनर ईयर से। तो आउटर ईयर मतलब जिसमें ये ऊपर ऊपर की जो आउटर दिख रही है हमें, पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, मिडल में होती है टिम्पेनिक जो अंदर की तरफ होता है, मिडल वाला भी हमें नजर नहीं आता। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, ऑडिटरी ऑसिकल, मेलिस इनकस स्टेपिस, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, स्टेपिस। एंड इन मिडल ईयर कैविटी यूस्टेरियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। इनर ईयर का ये वाला जो पार्ट है इसमें होगा ओवल विंडो, राउंड विंडो, कोक्लिया, सेमिलुनर कैनाल। ये चीजें हैं हमारे ईयर की। ईयर का भी सेंस के लाइक सुनने का तो काम ही है, लेकिन हमारे बैलेंसिंग का, बॉडी पोस्चर का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में भी रोल होता है। पिन्ना क्या है? पिन्ना जो है ये वाला पूरा जो पार्ट है ये वाला पिन्ना होता है, इसमें क्या होता है कि ये कलेक्शन करता है साउंड वेव्स का। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटर्स, ये वाला जो है, ये जो जगह दिख रही है हमें गोल जैसा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एक्ोस्टिक एक्ोस्टिक मीटर्स। ठीक है, थोड़ा सा टर्म ऐसा है, एक्ोस्टिक मीटर्स। इसको ही हम ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। साउंड वेव कलेक्ट होती है, प्रेशर पड़ेगा ईयर ड्रम पे, एंड देन वो कैसे होगा, साउंड वेव्स आई, आउटर ईयर ने कलेक्ट कर ली हमारी साउंड वेव्स को, ये साउंड वेव्स आ रही हैं, ये कहाँ पड़ी, ईयर ड्रम पे। ठीक है, ईयर ड्रम पे पड़ी। अब ये टीनी टीनी बोन्स होती हैं तीन, जो मेलिस और स्टेपीज होती हैं। ठीक है, इनका भी रोल प्ले होता है। फिर उसके बाद हमें सुनाई दिया ढम ढमाढम। फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, ये जो इस तरह का स्नेल लाइक स्ट्रक्चर कोक्लिया प्रेजेंट होता है, देन ऑडिटरी वेव नर्व्स प्रेजेंट होती है जो कि ब्रेन में पहुंच जाती है और हम सुन पाते हैं कि किस चीज के आवाज। ईयर ड्रम, ईयर ड्रम क्या है, ड्रम नहीं है हमारे ईयर के अंदर, ये एक ऐसा पार्ट है जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, थिन लेयर एक स्किन की होती है आउटर सरफेस पे, और अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि जैसे हमारे कान में जो मेल आ जाता है वो वही म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रेट करती है। ठीक है, साउंड वेव्स को मिडिल एयर तक पहुंचाएगी, पूरा वही है। हाँ, ईयर ड्रम नॉर्मल तो ऐसा दिखता है, लेकिन अगर कहीं मतलब ज्यादा साउंड वेव्स में आप रहोगे तो ये रप्चर हो जाता है, ऐसे बस्ट हो जाता है, तो फिर इंसान को क्या है, कम सुनाई देने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, हाँ ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तीन बोन्स जो हमने पढ़ी थी, ऑडिटरी ऑसिकल्स इनको बोलते हैं हम। उनके नाम है मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्मॉलेस्ट बोन सबसे हमारी बॉडी की कौन सी है, स्टेपिस पे क्वेश्चन आता है। और लार्जेस्ट बोन कौन सी है, हमारी फीमर। ठीक है, जो कि हमारी थाई बोन है। ओवल विंडो प्रेजेंट होती है, उसका क्या काम है, टिम्पेनिक कैविटी में ओपन होती है और ये कंटिन्यू हो जाती है इनर ईयर में, एंड देन ऑडिटरी ट्यूब, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं, और यूस्टेशियन ट्यूब। ये सब काम क्या कर रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं, मिडिल ईयर को नेसल कैविटी से कनेक्ट करती है। तो जब आपको जुकाम होगा, अगर कान में इन्फेक्शन है तो भी हो सकता है, और अगर जुकाम में होगा तो जुकाम में कान में भी पेन होने लग जाता है कई बार, और कुछ म्यूकस सा सिक्रेट होने लगता है। ठीक है, ये है सारा। ऑडिटरी ऑसिकल्स जो है, तीन टाइनी लिगामेंट्स होती हैं जो कि बोन्स, जो टिम्पेनिक कैविटी की बोन्स से अटैच होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से कवरेंगे, और ये ईयर ड्रम और इनर ईयर से कनेक्ट रहती है। वाइब्रेशन ट्रांसमिट करेंगे ईयर ड्रम तक और इनर ईयर तक। और मेलियस जो है वो ईयर ड्रम से डायरेक्टली अटैच होती है। एक बार ईयर ड्रम अगर वाइब्रेट करे तो मेलियस में भी वाइब्रेशन होता है, देन फिर वो इनकस तक वाइब्रेशन भेजती है, और फिर बाद में इनकस जो है वो स्टेपिस तक वाइब्रेशन भेजती है। स्टेपिस ओवल विंडो से कनेक्टेड होती है, ये फर्दर आगे की तरफ ट्रांसमिट करेगी वाइब्रेशन को, और ये एम्पलीफिकेशन फिर इस तरह से जो है वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, और ओवर विंडो तक आते आते वाइब्रेशंस हाई हो जाती है। देन हाई होने की वजह से जो हमारे अंदर जो ईयर में फ्लूइड भरा हुआ है
उसमें मूवमेंट होने लगता है। उसमें हियरिंग रिसेप्टर, जो फ्लूइड मूवमेंट करता है तो हियरिंग रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर वो मिडल ईयर से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिसेप्टर्स जो है फिर उसके बाद वो ट्रांसमिट करेंगे किसको, आगे फर्दर वाइब्रेशंस। नेक्स्ट आता है ऑडिटरी ट्यूब या फिर यूस्टेशन ट्यूब। ये मिडल ईयर से नेसोफेरिंग्स को, जो नेसोफेरिंग्स हमने ऊपर का पार्ट पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में, नोसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। जो नोसोफेरिंग्स नेसोफेरिंग्स जो है वो मिडल ईयर से कनेक्ट रहता है। ठीक है, टिम्पैनिक कैविटी और जो आउटसाइड ऑफ बॉडी जो है हमारे नोज और माउथ का, उसके बीच में जो एयर का पास होता है, तो ये यहाँ तक ही कनेक्शन इसका बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये दोनों साइड के जो ईयर ड्रम्स है उनको इक्वल प्रेशर इसमें बना रहे, इससे ये कंट्रोल करती है। जैसे हमारी जो नेजोफेरिंग से हम सांस लेंगे तो ईयर, दोनों तरह के, दोनों साइड के जो ईयर हैं उनमें क्या रहता है, प्रेशर बैलेंस रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनल ईयर की। इंटरनल ईयर क्या है, लेब्रिंथ, सेमी सर्कुलर कैनाल, कोक्लिया, राउंड विंडो, स्पाइरल, ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ कोटाई जिसको बोलते हैं, ये इसके पार्ट्स देख लिया। नेक्स्ट लेबिरिंथ। लेबिरिंथ जो होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जो भी कम्युनिकेटिंग चैम्बर, दो पार्ट्स होते हैं बोनी लेबिरिंथ। बोनी कैनाल जो कि टेम्पोरल बोन में होती है, ठीक है, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो कि बोल सकते हैं कि बोनी लेबिरिंथ के जैसी की होती है, और इसके अंदर ये प्रेजेंट रहे, क्योंकि बोनी जो है वो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब जो फ्लूइड है बोनी लेबिरिंथ के बीच में, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं पेरिलिम। ठीक है, वो बॉनी कैनाल की वॉल जो होती है वो सिक्रेट करती है। देन फ्लूइड, इस मेम्ब्रेनस के अंदर जो फ्लूइड होता है मेम्ब्रेनस पार्ट के, उसको हम बोलते हैं, जो कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, एंडोलिम्फ। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। तो ये क्या पार्ट है, ये वाला पार्ट है, लेबिरिंथ का ही पार्ट है, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम देता है। कॉक्लिया जो है हियरिंग प्रोवाइड करता है। और ठीक है, अपर और लोअर दो कंपार्टमेंट होते हैं इसमें। अपर जो है वो लीड कर जाता है ओवल विंडो से एपेक्स ऑफ स्पाइनल में, लोअर वाला जो है वो राउंड होता है और पेरिलिम्फ इसमें भरा हुआ होता है, मिडल चैम्बर से एसोसिएटेड होता है, स्केसिया मीडिया जो कि एंडोलिम्फ से भरा हुआ। राउंड विंडो क्या है, राउंड विंडो एक ओपनिंग होती है जो कि इनर वॉल पे प्रेजेंट होती है, ऑर्गन ऑफ कोटाई पी शेप का स्ट्रक्चर होता है बेसिलर मेम्ब्रेन में, और ये सेंसरी सेंसेस प्रोवाइड करते हैं ये सब। सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो विलाई, जिनको हम बोलते हैं स्टीरियो वाइब्रेशन को इम्पल्स में कन्वर्ट करेंगे। सर्कुलर एपरेटस, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं, एक के ऊपर एक इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल में होती है, ये एंड में एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। देन ईयर में भी एम्प्यूला होता है, याद रखना। ठीक है, एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जिसमें कि क्रिस्टा प्रेजेंट होता है। क्रिस्टा जो है इक्विलिब्रियम को, ये वाले जो बेस है वो पूरा का पूरा क्या करता है, हमने को अपने इक्विलिब्रियम बैलेंस को कंट्रोल करेगा। ओटोलिथ ऑर्गन जो होता है वो क्या है, सेक्युलस और यूट्रिकुलस दोनों के बीच का है, प्रोजेक्टिंग रिंग, इस तरह से ये प्रोजेक्ट आउट होते रहता है। देन ये सारी चीज क्या है, बैलेंसिंग क्रिएट कर रही है बस इन लोगों के अंदर। मेन जो ऑर्गन है हमारा, सुनने का भी काम करेगा और बैलेंस भी वो करेगा। हियरिंग का पढ़ ही चुके हैं हम लोग, किस तरह से मैकेनिज्म होता है, देख लेते हैं फ्लो चार्ट। साउंड वेव रिसीव हुई, ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, मिलियंस इनका स्टेपीज एम्पलीफाई कर दिया उन्होंने, वाइब्रेशंस को इनर ईयर तक गई, ओवल विंडो पे गई, फ्लूइड में प्रेशर पड़ा, फ्लूइड हिलने लगा, हेयर सेल्स में सेंसेस गए, वाइब्रेशन हुआ, देन ऑडिटरी नर्व में, ब्रेन में वो मैसेज पहुंचा। ठीक है, ये है पूरी हियरिंग। ये भी देख लो, चलो प्लास्टिक, साउंड वेव्स आई, वाइब्रेशन एनर्जी, देन वेव फॉर्म कॉक्लियर फ्लूइड में है। वाइब्रेशन एनर्जी कहाँ तक रहेगी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ऑडिटरी बोन्स तक, जो तीन बोन्स थी ना,
मेलेसन का स्टेम्स। देन हेयर सेल और कॉक्लियर सेल जो है ऑडिटरी नर्व, उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलेगा, देखने को मिलेगा। ब्रेन में आया, ब्रेन ने सुनने का काम किया। दैट इज द प्रोसेस। तो दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। ठीक है। केमिकल कंट्रोल अब हम देखेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर कोई डाउट हो, डाउट सेशन में पूछ लेना। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग। नया chapter हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो पार्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा हो गया था, जिसमें कि हमने ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कि किस तरह से हॉर्मोन्स जो है वो रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेशन में। तो स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ये हमारे हॉर्मोन्स की जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल, बॉडी की जो एक्टिविटीज है वो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, डायरेक्ट डंप किए जाते हैं ब्लड में। ठीक है, अब ये जो ब्लड है ये पूरा टारगेट जो टिश्यू होता है हमारा, ये ऑर्गन होता है, वहां पर इस मैसेंजर को, इस केमिकल को ले जाके छोड़ देता है। फिर ये कैस्केड पाथवे में दूसरे को ट्रिगर करेगा, दूसरे को एक्टिव करके तीसरे को एक्टिव होगा। इस तरह से जो हमारा टारगेट जो वो ऑर्गन जो है हार्मोन या एक्टिविटी शो करता है, मेटाबॉलिज्म शो करता है, या फर्दर कोई भी एक्टिविटी ग्रोथ शो करता है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो वो सारी प्रोसेस इसके द्वारा की जाती है। तो ये स्पेसिफिक प्रोसेसेस होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर्स बनाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी? लो मॉलिक्यूलर वेट, वाटर में और ब्लड में सॉल्युबल होते हैं। केमिकल मैसेंजर जो है वो रेगुलेट की तरह से एक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारी एक्टिविटीज को, फिजिकल एक्टिविटीज को। ये मेटाबोलाइज हो जा कर, मतलब जो इनका जो फंक्शन है वो कब परफॉर्म करते हैं? पहले इसमें मेटाबॉलिज्म होगा, या तो केटा या तो एना, या तो ब्रेक डाउन होगा किसी चीज का, या फिर सिंथेसिस होगा। ठीक है, और उसको वो दोबारा रीयूज हम नहीं कर सकते। एक बार जितना सेक्शन हो गया उसने काम किया, नेक्स्ट सिक्रेशन में ही आगे प्रोसेस होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक पे वर्क करते हैं, यानी कि अगर इनिबिट करेंगे तो नेगेटिव फीडबैक, और किसी को एनहेंस कर रहे हैं प्रोडक्शन को या ग्रोथ को, तो दैट इज आवर पॉजिटिव फीडबैक। देखो इसमें हाइपर हाइपर सिक्रेशन की वजह से वेरियस डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर हार्मोन का कम यानी कि हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो डिसऑर्डर हो सकता है। हाइपर यानी ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है हार्मोन का, तो भी हमें कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है। हार्मोन का एक्शन का मैकेनिज्म क्या है? तो हार्मोन जो है वो टारगेट ऑर्गन पे के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगे। तो जैसे ऐसा वाला रिसेप्टर है तो ऐसे वाले केमिकल जो कि उसकी शेप के होंगे इस पे जाके बाइंड होंगे, इसको बोलते हैं हम लीगेंड। और जो जिस पे बाइंड होते हैं उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों चीज। रिसेप्टर जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे भी हो सकता है या इंट्रासेल्युलर भी हो सकता है। इंट्रासेल्युलर का मतलब है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पे भी प्रेजेंट हो सकता है, किसी ऑर्गन पे, पर्टिकुलर ऑर्गन पे, सेल ऑर्गेनेल पे प्रेजेंट हो सकता है। हार्मोन का जो रिसेप्टर है ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अगर इसने बायोकेमिकल चेंज किया है, किसी ने कुछ ना कुछ टारगेट टिश्यू में जाके इसने अगर कुछ चेंज किया, उसकी ग्रोथ की है या कुछ रिलीज करवाया है, तो फिर ये क्या होगा? ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा। अब हम देखेंगे मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो मेम्ब्रेन पे जो कि सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनका क्या एक्शन होता है? ये नॉन स्टेरॉइड होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, सरफेस रिसेप्टर से बाइंड होंगे, एंड देन ये क्या करेंगे? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को एक्टिवेट करेंगे। एंड जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के हो सकते हैं, पेप्टाइड हार्मोन हो सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड हो जाएंगे। और फिर बाद में ये, जैसे फॉर एग्जांपल है एंजाइम एडेनाइलेट साइक्लेज, ये एक एंजाइम है। ठीक है, अब ये क्या करना है हमको? जैसे कोई हार्मोन रिसेप्टर है वो इस एंजाइम का रिलीज करवाएगा रिसेप्टर साइड से। ठीक है, जैसे ये बाइंड हुआ तब जाके ये रिलीज होगा, हमारा सेल जो है वो उसको रिलीज करेगा। ये एंजाइम जो है साइक्लिक एएमपी जो है वो बनाता है एटीपी से। साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होगा, उसके बाद एंजाइमेटिक रिएक्शंस अलग अलग होंगे। और जो हार्मोन हमारा होता है वो फर्स्ट मैसेंजर कहलाया जाता है, और सीएमपी जो सेकेंडली एक्टिवेट हुआ दैट इज अवर सेकंड मैसेंजर। सबसे पहले इनिशिएट हो गया फर्स्ट मैसेंजर,
और इसने अगर किसी का रिलीज करवाया किसी एंजाइम वगैरह का, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी मैसेंजर। जो सेकेंडरी मैसेंजर है फिर वो दूसरा मैसेज ले जाएगा कहीं, दूसरा जो टारगेट हमारा ऑर्गन या टिश्यू है वहां पे जाकर प्रोसेस करवाए। सेकेंड मैसेंजर क्या क्या होते हैं? कैल्शियम आयन, सीजीएमपी, आईपी और सीएएमपी, ये हमारे हो गए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये आईपी। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे हार्मोन है एफएसएच। ठीक है, एफएसएच का हार्मोन इस रिसेप्टर पे बाइंड हो गया जो कि कहाँ पर है? ओवेरियन सेल की मेम्ब्रेन पर है। तो पहला रेस्पॉन्स क्या होगा कि सी साइक्लिक एमपी या कैल्शियम आयन को ये जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने, अब उसके बाद क्या होगा? बायोकेमिकल रेस्पॉन्स होगा, इसमें कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज होगा। तो क्या चेंज आया जब सीएमपी, ये सेकेंडरी मैसेंजर जब आया, सेकेंडरी मैसेंजर ने क्या इफेक्ट डाला? ओवेरी की ग्रोथ की। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से जो है हमारा प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ एक्शन थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हमेशा स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं और थायराइड हार्मोन, फॉर एग्जांपल लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास होंगे, साइटोप्लाज्म में जाएंगे, और इस स्पेशल जो रिसेप्टर प्रोटीन है वहां जाके बाइंड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड का जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है रिसेप्टर। ठीक है, तो पहला तो क्या होगा कि ये यहाँ ये वाला जो रिसेप्टर है ये इस तरह से बाइंड होके इसको इनगल्फ करके अंदर की तरफ लेके जाएगा, इस तरह से वेसिकल की फॉर्म में, और फिर जाके ये अटैच कर देगा यहाँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा। न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद ये डीएनए को एक बाइंडिंग साइट, स्पेसिफिक रेगुलेटरी साइट जो डीएनए में हमारे प्रेजेंट होती है, वो उसके द्वारा, जीन्स के द्वारा ये रेगुलेट होगा। तो उसमें फिर एमआरएनए बनेगा, उसमें कुछ एक्टिविटी होगी, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बना, वो प्रोटीन जाकर फिर साइटोप्लाज्म में अपना फॉर एग्जाम्पल है ये देखो एस्ट्रोजन का, फॉर एग्जाम्पल हार्मोन एस्ट्रोजन, ये आया, ये आगे क्या किया इसमें? न्यूक्लियस वाला जो इस तरह थायराइड का मैंने बताया था, वो थायराइड का था, एस्ट्रोजन में इस तरह से होता है। तो यूट्राइन की मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके गया, उसके बाद जो न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर इसका प्रेजेंट था उस पर जाके बाइंड हुआ, डीएनए से एक्टिवेशन हुआ, डीएनए में, डीएनए ने क्या किया? एमआरएनए बनाया, जो पर्टिकुलर उतना जितना अपने को जो चाहिए अपने को एंजाइम, उसका एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और फिर बाद में वो जाकर टिश्यू की ग्रोथ या डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये था एस्ट्रोजन का रिसेप्टर। और अब हम देखेंगे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहला मेजर में आता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में, और ये फ्लोर बनाता है डायनसेफलन, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। होमेस्टेसिस मेंटेन करेगा, पिट्यूटरी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और इसके जो हार्मोन्स है वो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो कि न्यूरो सिक्रेटरी सेल से, या न्यूरो हार्मोन्स उनको बोल सकते हैं हम, जैसे एडीएच, ऑक्सीटोसिन, ये हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। कौन कौन से हैं? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि एसीआरएच के नाम से जाना जाता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को रोकेगा, तो उसको प्रोलैक्टोस्टेटिन भी कहते हैं, सोमेटोस्टेटिन, सोमेट्रोपिन, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड जीआरपी, एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड जीआईपी, जो कि हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन में पढ़ा था डिटेल में 11th में। तो उसमें देखो वो गैस्ट्रिक जूस जो भी उससे रिलेटेड डाइजेशन रिलेटेड, उनको सिक्रेशन को ये इनहिबिट करे। पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, पी के शेप का होता है, रेडिश ग्रे कलर का होता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड। और ये हाइपोथैलेमस के पीछे नीचे की तरफ ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से ये प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये एक डिप्रेशन यानी कि एक इस तरह से गड्ढे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको सेला टर्सिका और स्फीनोइड बॉन्ड उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसका ओरिजिन ड्यूअल है, यानी एक्टोडर्मल एंडोडर्मल दोनों से ही ये ओरिजिनेट हुआ है। इसका वेट होता है 0.6 ग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये देखो ये ऐसा लटका हुआ रहता है एक स्टॉक से, एंड दैट इज आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पीठ दाने के जितना होता है। ठीक है, अब इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। मीडिया एमिनेंस इनफंडिबुलम जिससे लटका हुआ है, और ये है
हाइपोफाइसिस पोर्टल वेन, पार्स नर्वोसा, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पार्स इंटरमीडिया बीच वाला, पार्स डिस्टलिस, एडेनोहाइपोफाइसिस, ऑप्टिक कियासमा, हाइपोफाइसिस आर्ट। अब ये वाला जो है ये ऑक्सीटोसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ठीक है, तो ये तो ऊपर हाइपोथैलेमस वाला हमने देखा है। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। अब हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी। इसमें दो लोग होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर को एडिनोहाइपोफाइसिस बोलेंगे और पोस्टीरियर को बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो पहले एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये लार्जेस्ट लोब होता है और इसमें जो आउटग्रोथ होती है बकल कैविटी के रूट से, उसको बोलते हैं रेथ के पाउच। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा सेलुलर होता है, हाईली वेस्कुलर होता है। और इसमें सिक्रेटरी सेल जो होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, प्रोटोफोर, इससे ये पूरा सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। तीन पार्ट होते हैं, पास डिस्टलिस, पास इंटरमीडिया, पास ड्यूरलिस। डिस्टलिस लार्जेस्ट है, मस्कुलर है, और इसमें सिक्रेटरी सेल होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोफाइसिस थ्रोटल सिस्टम है। पास ट्यूबुलस ट्यूबुलर होता है, अराउंड इनफंडिबुलर होता है, कॉलर कॉलर की तरह, जैसे मेरा कॉलर बोन होता है वैसे इनफंडिबुलर के आसपास ये ऐसे होता है। ठीक है, बिलो हाइपोथैलेमस। पास इंटरमीडिएट जो है उन दोनों के बीच में होता है, पोअरली डेवलप होता है मेन मैन में, और चिल्ड्रन में क्लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, एंड एडल्ट में प्रेजेंट होता है सिस्टिक। बात करेंगे पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब जो है वो पादप से इन्फंडिबुलम के द्वारा ये भी अटैच रहता है। मीडिया एमिनेसेंस से बना होता है इन्फंडिबुलम, और पार्स नर्वोसा इस कार्ड से। मीडिया एमिनेंस जो होता है वो स्वयं पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का, जो कि इन्फंडिबुलम से अटैच होता है। इन्फंडिबुलम एक स्टॉक होता है जो हमने अभी देखा था पिट्यूटरी का, वो पिट्यूटरी को इससे जोड़ता है हाइपोथैलेमस से। और एक्सोन फाइबर का बना होता है, न्यूरोसेंसरी सेल्स का बना हुआ होता है। पास में बहुत सारा लोअर होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है पोस्टीरियर लोब का, एंड दैट इज कंटेन एक्सोन इन बिटवीन सपोर्टिंग सेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। एक्सोन में फाइबर्स होते हैं, नोब लाइक हेरिंग्स बॉडी होती है। स्पेसिफिकेशन आता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये जो न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन कहाँ से होंगे रिलीज? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्पेसिफिकेशन आता है बच्चों, याद रखो, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्मोन ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस तो दो देखो कौन कौन से। सोमेटोस्टेटिन, एसटीएच या जीएच भी बोलते हैं इसको। ये जनरल ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, इफेक्ट करेगा। देन ये स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ डेवलपमेंट, टिश्यू को, खुद की और बोन की, मसल्स की। ये प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। जनरल मेटाबॉलिज्म इसके कम सिक्रेशन से ग्रोथ नहीं होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, डॉफिस में हो जाएगा। इसको मिडजेट भी बोलते हैं। एडल्ट्स में ये साइमन डिजीज के नाम से अगर एडल्ट में हो तो वो होता है। हाइपर सिक्रेशन हो गया तो जीएनटी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा बच्चा। और एक्रोमेगेली यानी कि उसमें उसकी जो चिन होगी वो ज्यादा। एडल्ट में अगर होगी तो एक्रोमेगेली के फॉर्म में होगी, फेस जो है वो बहुत एनलार्ज टाइप का सा हो जाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि टीएसएच है, वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन का सिक्रेशन सिंथेसिस के लिए। और आयरन का इंटेक बढ़ाता है, और ये इनडायरेक्टली मेटाबॉलिज्म को जो अपने स्टिमुलेट करता है, जो हार्मोन मेटाबॉलिज्म करते हैं वो स्टिमुलेट करता है, T3 T4। देन आता है एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच, स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को, जो कि किडनी पे प्रेजेंट होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट प्रोलैक्टिन, एलटीएच, ल्यूटियोट्रोफी भी बोलते हैं इसको, और लैक्टोजेनिक हार्मोन, जो कि मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा आफ्टर पार्टीशन, एंड रेगुलेट करेगा सिक्रेशन को मेमोरी ग्लैंड से आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इसको बोलते हैं पार्चुरेशन, पढ़ा था ये हमने। ठीक है, देन ये कॉर्पस ल्यूटेम को मेंटेन रखता है, और प्रेगनेंसी लैक्टेशन के टाइम पे जो है प्रेगनेंसी के चांसेस को रिड्यूस करता है। गोनेडोट्रोफिन जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका। ठीक है, एंड देन एफएसएच बोल सकते हैं। में फीमेल्स में ये ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ स्टिमुलेट करेगा, ओजेनेसिस स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल सेल को सिक्रेट कर मतलब स्टिमुलेट करेगा कि वो एस्ट्रोजन बनाए। मेल्स में क्या करेगा? मेल्स में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को ये स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। एलएच का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब फीमेल्स में ये क्या काम करेगा देखते हैं। ओव्यूलेशन करवाएगा, फॉर्मेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा।
इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करेंगे ये देख लेते हैं। तो ये मेल्स में स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल्स को, लेडिक सेल्स को, ताकि वो एस्ट्रोजन सॉरी एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कर सके। देन आता है न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल देगा। इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। देन ये मेमोरी ग्लैंड के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा ताकि ब्लड सॉरी मिल्क जो है वो इजेक्ट हो सके इसमें से ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। इसलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो तीन नाम है इसके, लव हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, और क्या बोलेंगे इसको हम, बर्थ हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच, पिट्रेसिन, वेसोप्रेसिन, ये स्टिमुलेट करते हैं। डीसीटी जो होता है हमने पढ़ा था ना, पीसीटी डीसीटी जो लास्ट वाला था, तो उसमें क्या है, कलेक्टिंग डक्ट में और डीसीटी में वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करवाता है, डिक्रीज करता है लॉस ऑफ वाटर, यूरिन में ज्यादा लॉस ना हो, और ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा वैसो कॉन्ट्रेक्शन करके, तो इसलिए इसका नाम हमने रखा है वेसोप्रेसिन। प्रेस कर रहा है ना, कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है, इसे याद रख सकते हैं। एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस, पॉलीयूरिया या डायलिसिस हो सकता है। और ज्यादा अगर थर्स्ट लगती है तो पॉलीडिप्सिया इसको बोलते हैं। अब पास इंटरमीडिया के जो हार्मोन से वो देख लेते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच। ये लोअर वर्टिब्रेट्स में देखे जाते हैं बच्चों, ह्यूमन में टोरली डेवलप होते हैं, और ये मेलानिन पिगमेंट के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पीनियल ग्लैंड यानी तीसरी आंख। तो ये कहाँ होती है, ये जो है डायंसिफिनम की रूफ पे होगी, टॉप पे। ठीक है, एंड ये रूफ थी, ये वॉल्स थी, फ्लोर था। तो रूफ पे प्रेजेंट होती है, इसके दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में ही प्रेजेंट होती है, और ये मेलेटोनिन हार्मोन, स्लीप हार्मोन को सिक्रेट करती है। ये वाली लाइट सेंसिटिव होती है, इसलिए बोलते हैं कि सोने से पहले 2 घंटे पहले आपको मोबाइल मोबाइल लाइट सब बंद कर देना चाहिए, ताकि मेलेटोनिन हार्मोन जो है उसको एक्टिवेशन मिले, उसको पता लग जाए कि हाँ रात हो गई, अब हमें सोना है, आपको अच्छी नींद आ सके। बायोकेमिकल सिग्नल्स जो है लाइट सेंसिटिव बायोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक को हमारा रेगुलेट करती है, और इससे हमारे स्लीप वेक अवेक साइकिल जो है वो स्टिमुलेट होती है, और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगी, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेलानिन पिगमेंट के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करेगी। एपिथैलेमस का एक हार्मोन जो होता है सेरोटोनिन, वो सीक्रेट होता है वो हार्मोन, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होता है। उसके हेल्प से एपिथेलेमियम नाम का जो सिक्रेशन है उसकी हेल्प से क्या करेगी, ये सेरोटोनिन का हार्मोन सिक्रेट करवाएगी। ये सेरोटोनिन हार्मोन हमें स्लीप और अवेक के लिए जो है सिग्नल्स देता है। ये देख, ये सारा स्ट्रक्चर पीनियल ग्लैंड है, यहाँ पे एक छोटी सी नन्ही सी स्लीप हार्मोन, मेलेटोनिन को हम स्लीप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर अब हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी, लार्जेस्ट बाइलोब्ड ग्लैंड होता है, ये बटरफ्लाई के शेप का होता है, इस तरह से हमारे गले में। नेक्स्ट, ये लेरिंग्स के नीचे होता है, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, गले में सामने की तरफ। एंडोडर्मल होता है ओरिजिन में, इसका वेट है 25 to 30 ग्राम, दोनों लोब जो है इसके बीच में ये प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं अपन इस्थमस, से कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम थायराइड ग्लैंड का टीएस कट करें और देखें तो हमें क्या नजर आएगा वो देखें। हमें नजर आएगा थायराइड कैप्सूल एंड काफी सारे चलो डायग्राम से देखते हैं। लोब्यूल्स, लोब्स हमें नजर आएंगे सी शेप के, देखो। ठीक है, तो हमें क्या क्या नजर आ रहा है, ये लैरिंग्स के नीचे हमारा बिलो लैरिंग्स, लेफ्ट थायराइड, राइट थायराइड, ट्रैकिया इसके थायराइड के नीचे है। टीएस हमने कट किया तो पैरा फॉलिकुलर सेल्स हमें या सी सेल्स नजर आएंगे, ये फॉलिकुलर सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है, थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टीएसएच जो है मतलब T3 T4 का सिक्रेशन ये करेंगे। थायराइड स्टिमुलेटेड होता है टीएसएच, टीएसएच कहाँ से आएगा, पिट्यूटरी से, ये सीक्रेट करेगा, तो ये टीएसएच एक्टिवेट होने के बाद
ट्राई आइडोथायरोनिन यानी कि T3 और टेट्रा आइडोथायरोनिन T4 थायरोक्सिन भी बोलते हैं इसको, ये सीक्रेट करना। T3 T4 जो है वो आइडोनेटेड डेरिवेटिव होते हैं अमीनो एसिड के और टायरोस। T3 जो है ज्यादा एक्टिव होता है, ये स्मॉल क्वांटिटी में सीक्रेट होता है। T4 लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज्यादा पोटेंट होता है। और ये ही एक ऐसा हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, जो कि स्टोर कर सकता है हार्मोन्स। फंक्शन क्या है थायराइड ग्लैंड के? ये रेगुलेट करेगा बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारी जो भी सिंथेसिस या ब्रेक डाउन करना है वो, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ जो है हमारे बॉडी टिश्यू की, उससे रेगुलेट करेगा। थर्मो रेगुलेशन करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर के एक्शन को इंक्रीज करता है, आरबीसी प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है, मेंटेन करेगा वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी में, नमक का और उसका पानी का। एंड देन ये रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करता है फीमेल्स में, फिजिकल मेंटल ग्रोथ को जो है वो, और डेवलपमेंट ऑफ गोनेट, जो सेक्स ऑर्गन से उनके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, बॉडी वेट इनको कंट्रोल करेगा। पैराफोलिकुलर सेल जो है सीक्रेट करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, जो रेगुलेट करता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म। अब हम डिसऑर्डर देखेंगे थायराइड ग्लैंड के, कि हाइपरथायरॉइडिज्म अगर हो जाए, ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो क्या होगा? ग्रेव्स डिसीज हो सकती है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर बन जाता है, गले में सूजन, एडल्ट मतलब ये एनलार्ज हो गया है थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूडिंग हो गया, आई बॉल जो है वो बाहर आ जाती है, मतलब ऐसे ऐसे निकली हुई आंखें नजर आएंगी आपको बड़ी बड़ी। इंक्रीज बीएमआर, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, बीपी, बॉडी टेम्परेचर, वेट लॉस करेगा, और रैपिड रेस्पिरेशन, ठीक है, नाइट में स्वेटिंग आना, इंसोम्निया, नर्वसनेस, और फिंगर्स में ट्रिमर होना, शेकिंग वगैरह, ट्रिमर्स होना। देन हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या होता है? क्रेटिनिज्म, बच्चों में अगर ड्वार्फिज्म हो जाएगा, फिजिकल ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, बोन्स डिफॉर्म हो जाएंगे, बीएमआर रिड्यूस हो जाएगा, लो आईक्यू होगी, ड्राई स्किन, टंग जो है बाहर की तरफ निकली हुई रहेगी, उसमें से सलाइवा जो है वो टपकता रहेगा, उसकी बेली पॉट लाइक हो जाएगी, मोटी सी बाहर निकली हुई, नेक को होल्ड करने की इसमें दिक्कत हो जाएगी, स्लगिशनेस, एबनॉर्मल हेड साइज, नियोनेटल जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन, प्यूबर्टी में डिले होगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हार्ट रेट और बीपी भी ये इफेक्ट करेगा। मिक्स एडिमा या गल डिजीज जो होता है वो क्या होता है? एडल्ट में पफी, ड्राई और थिक स्किन होती है, मेंटल डलनेस, सबक्यूटेनियस टिश्यू स्वेलन हो जाएगा, फेस हैंड, लॉस ऑफ मेमोरी, स्लो एक्शन, हार्ट रेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, इन बॉडी वेट बढ़ जाएगा, लो बीपी, एंड कोल्ड कोल्ड सा उसे फील होगा, रिटार्डेड सेक्शुअल डेवलपमेंट होगा। सिंपल गोइटर जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की से होता है, वो क्या है? थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाएंगी, लॉस वेट लॉस होगा, और स्वेटिंग। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन जो है सी सेल सिक्रेट करेंगे, कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन है, कैल्शियम के लेवल को ये कम करता है ब्लड में, फास्फोरस के लेवल को भी, मतलब कैल्शियम फास्फोरस को दोनों को कम करेगा। कैल्शियम जो है वो बोन में डिपॉजिट होने लग जाता है, ठीक है, तो कम कर रहा है तो कहाँ भेज रहा है? वो बोन्स में डिपॉजिट कर रहा है, कैल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको। अब आता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड चार होते हैं नंबर में, और ये जो है पेयर्स में सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है, पेयर्स में प्रेजेंट रहेंगे। और थायराइड लॉब के, दोनों थायराइड लॉब में बताते हैं आपको। थायराइड जो है उनके बीच में से पैराथायराइड कैल्शियम के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करते हैं, हाइपर कैल्सीमिया अगर ज्यादा हो जाए तो ये बीमारी हो सकती है। कैल्शियम को बोन्स से निकालेंगे तभी तो ब्लड में ला रहे हैं, ठीक है, तो कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और यूरिन में जाने से उसको रोकेंगे। कैल्शियम फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करते हैं दोनों टीसीएच एंड टीटीएच, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइपोसिक्रेशन, अगर इसका होता है तो ब्लड में जो है कैल्शियम कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, इसकी वजह से नर्व्स में, मसल में एक्साइटेबिलिटी, स्पाज्म, ट्विच आ सकता है किसी किसी को। और पैराथायराइड टिटनी या हाइपोकैल्सीमिया टिटनी, इसमें क्या होगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसे हाथ ऐसा रह जाएगा मोड़ा हुआ। हाइपर सिक्रेशन अगर होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है मेनोपॉज के बाद, ठीक है, जिसमें कि बोन बार बार फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है, ठीक है, सॉफ्ट टर्न हो जाएगी, फ्रैक्चर का खतरा रहेगा। मेनोपॉज के बाद ही बेसिकली प्रॉब्लम आ सकती है। थाइमस ग्लैंड जो है
वो चेस्ट में होता है, डोर्सल साइड ऑफ हार्ट में। सॉफ्ट पिंकिश बाइलोग मास होता है लिम्फेटिक टिश्यू का, और ये एक्टिव होता है अगर हम जब यंग रहते हैं। टेम्पररी ग्लैंड है, थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करता है। एनी टी लिम्फोसाइट को इम्यून सिस्टम में मैच्योर करने के लिए टी लिम्फोसाइट इसमें मैच्योर होते हैं। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी में कंट्रोल करता है। एंड थाइमोपोइटिन का मतलब क्या है? थाइमोपोइटिन सीक्रेट करेगा जो इनहिबिट करेगा एसिटाइल कोलिन को मोटर नर्व के एंडिंग, ठीक है, रोक देगा एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन। एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल मतलब, रीनल का मतलब किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसका ड्यूअल नेचर होता है ओरिजिन में, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। पिट्यूटरी का भी ड्यूअल था, एक्टो एंड एंडो था। इसमें मीजो एंड एक्टो। ये किडनी पे प्रेजेंट होता है, कॉनिकल शेप का होता है, येलो शेप का कलर का होता है। इसमें आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला प्रेजेंट। देखो इसका स्ट्रक्चर, ये कॉर्टेक्स वाला है जिसमें कैप्सूल, जोना, ग्लोमेरुलस, ठीक है, और फेसिकुलेटा जोना, रेटिकुलर एड्रिनल। फिर मेडुला वाला पार्ट इतना सा, एड्रिनल मेडुला ज्यादा होता है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट और कम होता है मेडुला। अब हम बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रिनल कॉर्टेक्स मेसोडर्म से डिराइव हुआ है, और ये करता है सिक्रेशन किसका? कॉर्टिकोइड्स। तीन रीजन से, आउटर थिन जोना ग्लोमेरुलस, जोना fasciculata और इनर थिन जोना रेटिकुलस। ग्लोमेरुलोसा मिनरोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करेगा, सोडियम पोटेशियम कंसंट्रेशन रेगुलेट करेगा, सॉल्ट वाटर बैलेंस बनाएगा, ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर मेंटेन करेगा। इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन। देन ये मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड होता है, सोडियम पोटेशियम लेवल मेंटेन करेगा। वाला पार्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करेगा, जैसे कॉर्टिसोल। ये क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करेंगे, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएंगे, और एंटीबॉडी सप्रेस करेंगे, ठीक है, और ये एलर्जी के ट्रीटमेंट में यूज में आते हैं। और ये क्या करेंगे? इमरजेंसी फेस करने के एनिमल्स को प्रिपेयर करेंगे। इनर होता है थिन जोना रेटिकुलस, ये सेक्स कॉर्टिकोइड्स को सीक्रेट करता है, कॉर्टिकोइड मेल में सेक्स, एक्सटर्नल जो सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो मेंटेन करता है, एंड्रोजन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा। एंड अगर एक्सेस सेक्स कॉर्टिकोइड्स फीमेल में अगर हो जाते हैं तो विरिलिज्म या हिर्सुटिज्म नाम की बीमारी हो जाती है, जबकि मेल में गायनेकोमेस्टिया, जिसको हम बोलते हैं एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये वो देखने को मिलता है। कितना है देख लेते हैं, थोड़ा सा ही रहा है तो हो गया। नेक्स्ट, pancreas. Pancreas act as both exo and endocrine gland, derived from endoderm. तो एंडोक्राइन पार्ट जो है वो है इसका आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। चार तरह के हार्मोन है, अल्फा बीटा। अल्फा वाला जो है वो ग्लूकागोन सिक्रेट करेगा, और ये लीवर को ग्लूकोजिनोलाइसिस यानी ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाने का काम करेगा। ग्लाइकोजन ब्रेक कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, वो ब्लड में जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज ये ग्लूकोज के अपटेक को कम करेगा, तभी वो ब्लड में दिखेगा। बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करता है, ये लीवर और मसल्स को ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा किसमें? ग्लाइकोजन में। तो ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जमा हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज कम हो गया। डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन सीक्रेट करता है, इन दोनों में को ही ये इनहिबिट करेगा, ये ज्यादा इसको रोकेगा, ये ज्यादा इसको रोकेगा। गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी डिक्रीज करता है।
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मोटिलिटी और एब्जॉर्प्शन का काम भी रोल कंट्रोल करते हैं। पीपी सेल या एफ सेल पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करेगा, जो कि पैनक्रेटिक जूस को रोकता है। पैनक्रियास के डिसऑर्डर्स, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन की कमी से होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज जो है यूरिन से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। देन बॉडी टिश्यू को डिहाइड्रेट करेगा, वाटर लॉस करेगा, पॉलीडिप्सिया ज्यादा प्यास लगेगी, फैट डिग्रेडेशन होगा, कीटोन बॉडी बनेगी, कीटोसिस बनेगी। ठीक है, इस तरह का ये फैट को एंड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। गोनेड्स, सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। ओवरीज क्या बनाएंगे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एफएसएच से डेवलपिंग फॉलिकल से सिक्रेट होगा। एस्ट्राडायोल जो है वो मेन एस्ट्रोजन है। Any secondary sexual characters, high pitched voice, mammary gland development, pubic hair, broad hip region, subcutaneous fat, फेमिनिन जो स्ट्रेचर, जो हमारी जो फेमिनिन जो क्या बोल सकते हैं पर्सनैलिटी को बनाता है, रिपेयरिंग हार्मोन की तरह एक्ट करता है, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, ओव्यूलेशन के टाइम पे ये हमने पढ़ा था, और प्रेगनेंसी मेंटेन करने के काम आता है। प्रोजेस्टेशन हार्मोन्स होते हैं, एंड ये यूट्राइन की एंडोमेट्रियम वॉल को थिक करने के काम आएगा, ताकि ओवम्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट हो सके। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करेगा, फूड मिल्क प्रोडक्शन करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को रोकेगा, ताकि वो एक स्पेस प्रोवाइड करे फीटस को, प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा और प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। रिलैक्सिंग इजीली पाचुरेशन कराएगा, यानी चाइल्ड बर्थ कराएगा। इनहिबिन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होगा, और एफएसएच जीएनआरएच की प्रोडक्शन को रोकेगा। टेस्टिस एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करेगा, जो कि इंटरस्टिशियल सेल लेडिक सेल से होंगे, और वो एलएच कंट्रोल करता है। इसमें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल्स में है, उससे फेशियल, प्यूबिक हेयर, डीप वॉइस, ब्रॉडर शोल्डर्स, ये सब को कंट्रोल करता है। अब टू डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड, प्लेसेंटा जो कि फीटस और मदर के बीच में कनेक्शन बनाता है। ठीक है, टेम्पररी होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करेगा, ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सके। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, एंटेरोगैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्टिमुलेट होगा, गैस्ट्रिक जूस बनाएगा। सिक्रेटिन जो है वो पेनक्रेटिक जूस और बाइल का सिक्रेशन करेगा। कोलेसिस्टोकाइनिन जिनको हम बोलते हैं पेनक्रियोजाइमिन, वो स्टिमुलेट करेगा पेनक्रियास को, और गैल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा बाइल रिलीज करने के लिए। एंटेरोगैस्ट्रोन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि गैस्ट्रिक कॉन्ट्रेक्शन को स्लो करेगा और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रोकेगा। किडनी रेनिन प्रोड्यूस करती है, एरिथ्रोपोइटिन यानी कि एरिथ्रोपोइसिस करेगी, और कैल्सिट्रोल जो कि स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम फॉस्फेट को के एब्जॉर्प्शन को। देन आता है हार्ट, हार्ट सिक्रेट करता है एंटी नेट्रियोटिक हार्मोन, जो हम पढ़ चुके हैं, एएनएफ। ये सोडियम, किडनी से जो सोडियम का एक्सक्रीशन होता है ना, उसको इंक्रीज कर देता है, इससे क्या होता है बीपी कम हो जाता है। हार्मोन थेरेपी क्या है? हार्मोन थेरेपी जो है वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिससे प्रेगनेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, मीनोपॉज, ऑस्टियोपोरोसिस, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, इंसुलिन रेजिस्टेंस या कैंसर में ट्रीटमेंट जो हार्मोन के द्वारा दिया जाता है वो है हार्मोन थेरेपी। ये हमारा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और एक मिनट, ये वाला जो चैप्टर था हमारा, जो कि था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये रहा केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो था, तो ये हो गया हमारा। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर है वो लेंगे। और अगर कोई भी डाउट, इसमें कोई भी डाउट है तो डाउट सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय।